इकोनॉमिक्स। वैसे तो आप सब 12th में जब इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो ऑलरेडी एक 11th में आप बेसिक इकोनॉमिक्स का पढ़ कर आए हैं, ये समझ कर आए हैं कि इकोनॉमिक्स क्या है, क्यों हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। 11th और 12th की इकोनॉमिक्स में थोड़ा सा फ़र्क है। जब हम 11th में इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो हम ये पढ़ते हैं कि इंडिपेंडेंस, ब्रिटिश रूल और इंडिपेंडेंस के बाद से लेकर आज तक इंडियन इकोनॉमी ने क्या क्या फेजेस देखे, इंडियन इकोनॉमी में क्या क्या चेंजेस आए, इंडियन इकोनॉमी के क्या क्या उतार चढ़ाव रहे, कैसे इंडियन इकोनॉमी का डेवलपमेंट हुआ। और जो हम 12th में इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, इस 12th वाली इकोनॉमिक्स में हम सारी बात कर रहे हैं प्रेजेंट सिनेरियो की। प्रेजेंट सिनेरियो का मतलब ये हो गया कि आज जो मार्केट है हमारा, आज जो इंडियन इकोनॉमी है, ये कैसे रन हो रही है। कैसे रन होने का मतलब जैसा कि आप टीवी पे देखते हो, रुपए की वैल्यू गिर गई, रुपए की वैल्यू बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई, महंगाई कम हो गई। तो ये सब कैसे होता है, शेयर्स की रेट बढ़ गई, शेयर्स की रेट कम हो गई। तो ये सब कैसे होता है, कैसे कोई देश चलता है, कैसे प्रैक्टिकल वर्किंग होती है, ये हम इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे हैं। लोग कहते हैं कि इकोनॉमिक्स 12th का थ्योरी सब्जेक्ट है, पर मेरी नज़र में इट इज़ नॉट ए थ्योरी सब्जेक्ट, रादर इट इज़ अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, बिकॉज ऑल द अप्रोचेस ऑफ लर्निंग, whatever we are learning through a practical angle. So it is more important than the notes, than the lines, than everything. It is more important to retain and develop a practical approach towards the topic. हमें प्रैक्टिकली उन चीज़ों को समझना ज़्यादा ज़रूरी है। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। मान लीजिए मैंने आपको बोला कार चलानी है, कार चलानी है, कार चलानी है। आई गेव यू अ बुक, हाउ टू ड्राइव अ कार। 6 months दैट बुक वॉज विद यू। आपने 6 months तक उस बुक को पढ़ा, बहुत अच्छे से स्टडी कर लिया, इवन यू मग अप द लाइन्स। अब सिचुएशन ये हुई, 6 महीने बाद मैंने आपको बोला कार चलाओ। आर यू श्योर कि आप कार चला पाएंगे? लेकिन दूसरी सिचुएशन बोलूँ, मैंने आपको कार में बिठा दिया, आई टोल्ड यू दिस इज़ क्लच, दिस इज़ ब्रेक, दिस इज़ गियर, दिस इज़ स्टीयरिंग, we have to follow these instructions and we have to drive like this। एक बार तो कार चल जाएगी, आगे क्या होगा वो अलग बात है, लेकिन एक बार तो कार विल मूव ऑन। तो जब हम चीज़ों को प्रैक्टिकली समझते हैं तो हमारी ग्रैस्पिंग फास्ट होती है, हम ज़्यादा अच्छे से उसे और ज़्यादा फास्ट ग्रैस्प कर पाते हैं इंस्टेड ऑफ लर्निंग देम थियोरेटिकली। तो वही हम करेंगे। हम जब इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो हम हमारा जो विजन है, जो हमारा थॉट प्रोसेस है, जो हम विजुअलाइज कर रहे हैं चीज़ों को, हम सारी चीज़ों को प्रैक्टिकली सोचेंगे, प्रैक्टिकली समझेंगे, प्रैक्टिकली विजुअलाइज करेंगे। देन इट विल बी मोर ईजियर फॉर अस टू अंडरस्टैंड द इकोनॉमिक्स। थोड़ा सा 11th का बेसिक बात करूँ। हम जब इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो ये कहते हैं इकोनॉमिक्स हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड ओक्यो एंड नोमोस, विच मीन्स मैनेजमेंट ऑफ हाउसहोल्ड। एक हाउसवाइफ कैसे अपने घर को मैनेज करती है, कैसे कम से कम रिसोर्सेज में अपने घर को बेस्ट प्रोवाइड करने की कोशिश करती है, ये उनका इकोनॉमिक्स है। सो इकोनॉमिक्स इज़ ऑल अबाउट कम से कम चीज़ों में बेस्ट रिजल्ट जनरेट करना। और आज ये प्रॉब्लम सबकी प्रॉब्लम हो, चाहे आपकी हो, चाहे मेरी हो, चाहे हमारी फैमिली की हो, चाहे लोकल गवर्नमेंट की हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट की हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की हो। हर कोई ये चाहता है कि हम कम से कम रिसोर्सेज से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन जनरेट करने की कोशिश करें। एक फैक्ट्री है जिसकी वो ये कोशिश करता है कम से कम रॉ मटेरियल में बेस्ट क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स वो बनाए, कम से कम कॉस्ट में अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट बनाए। सो इकोनॉमिक्स बहुत पुराना सब्जेक्ट नहीं है, इट इज़ अ मॉडर्न सब्जेक्ट। जब आप साइंस पढ़ते हो, फिजिक्स पढ़ते हो, केमिस्ट्री पढ़ते हो, बायो पढ़ते हो, तो दीज आर द सब्जेक्ट विच हैव देयर ओरिजिन सिंस द अर्थ इज देयर। जब से पृथ्वी है तब से ये सब्जेक्ट्स है। लेकिन इकोनॉमिक्स, बिजनेस, अकाउंट्स, हम जो कॉमर्स में तीनों सब्जेक्ट पढ़ते हैं, ये सब्जेक्ट जैसे जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट हुआ, जैसे जैसे आदमी का डेवलपमेंट हुआ, बिजनेस एक्सपैंड हुआ, मार्केट डेवलप हुआ, वैसे वैसे हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ने लगी खुद को व्यवस्थित करने के लिए, खुद को मैनेज करने के लिए। सो वी डेवलप्ड सब्जेक्ट्स लाइक अकाउंटेंसी फॉर मेंटेनिंग ऑल हिसाब किताब। We developed subject like economics to give the best
results, that is most efficient results by involving least cost for high output. फिर हमने सब्जेक्ट डेवलप किया बिजनेस स्टडीज़ कि हम सारी चीज़ों को कैसे बेस्ट तरीके से मैनेज कर सकते हैं. कई लोग कहते हैं इकोनॉमिक्स और बिजनेस में फ़र्क नहीं है. इकोनॉमिक्स और बिजनेस में फ़र्क है. इकोनॉमिक्स इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू रिसोर्सेज. हम कैसे हमारे रिसोर्सेज को बेस्ट यूज़ करते हैं, जबकि मैनेजमेंट इज़ रिलेटेड टू ओवरऑल आप बिज़नेस कैसे चलाते हैं. दोनों के अप्रोच में फ़र्क है. जब हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, हम ये बोलें कि इकोनॉमिक्स बहुत ज़्यादा पुराना सब्जेक्ट नहीं है. इकोनॉमिक्स हैज़ इट्स ओरिजिन अराउंड 200-250 ईयर्स बैक. 200-250 साल पुराना सब्जेक्ट है. ये सब्जेक्ट कैसे बना, किसने इसे सब्जेक्ट बनाया या सब्जेक्ट का रिकॉग्निशन दिया, क्रेडिट गोज टू मिस्टर एडम स्मिथ. Adam Smith in 1776 recognized economics as a subject. He felt a need कि इसको भी अलग से पढ़ा जाना चाहिए. It is a subject which should be studied separately. हर जैसे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की नॉलेज होती है, वैसे आपको इस इकोनॉमिक्स की भी नॉलेज होनी चाहिए. इसलिए इन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है. इनके दिमाग में इकोनॉमिक्स की बात कहाँ से आई? इन्होंने एक दिन ऐसे सोचा कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ देश बहुत अमीर होते हैं और कुछ देश बहुत गरीब होते हैं. वॉज थिंकिंग फ्रॉम द एंगल ऑफ द कंट्री कि ऐसा क्यों होता है, कोई कंट्री बहुत अमीर है, कोई कंट्री बहुत गरीब है. जब उन्होंने इंक्वायर किया, रिसर्च किया, सर्वे किया, समझने की कोशिश करी, तो ही केम टू नो कि कोई भी देश अमीर या गरीब उसको कैसे इनकम जनरेट हो रही है और कैसे उस पैसे को खर्च कर रहा है, इस पे डिपेंड करता है. वापस बोल रही हूँ, उनको ये समझ आया कि किसी भी देश का गरीब या अमीर होना डिपेंड करता है कि वो कैसे उनकी वेल्थ क्रिएट हो रही है, कैसे वो अपने इनकम जनरेट कर रहे हैं और उस पैसे को खर्च कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल बताऊँ, दो दोस्त थे एक्स एंड वाई. दोनों की सैलरी 50,000 रुपीज़ पर मंथ थी. मिस्टर एक्स की सैलरी आती, खूब वो एंजॉय करते, बहुत लेविश लाइफ जीते, बहुत लग्जरी लाइफ जीते, पूरे 50,000 रुपीज़ वॉज कंज्यूम्ड. वाई वॉज ऑल्सो लिविंग द लग्जरियस लाइफ, ही वॉज ऑल्सो एंजॉइंग एवरीथिंग, बट उन्होंने एक सिस्टम बना रखा था. वो पहले 10,000 रुपीज़ हिल कीप असाइड एंड हिल एंजॉय हिज लाइफ विद रिमेनिंग 40,000 रुपीज़. आफ्टर 10 ईयर्स उनकी सैलरी भी बढ़ी, सेविंग्स भी बढ़ती चली गई. तो आफ्टर 10 ईयर्स एक्स वॉज एट द सेम प्लेस वेयर ही वॉज बिफोर 10 ईयर्स. क्योंकि हाँ, दो ही वॉज एंजॉइंग हिज लाइफ, दो ही वॉज वेरी हैप्पी, वाई भी हैप्पी था, बट आफ्टर 10 ईयर्स वाई वॉज मोर रिचर देन एक्स. वाई के पास खुद का घर का मकान था, खुद की गाड़ी थी, खुद की प्रॉपर्टी थी, वेल्थ क्रिएट हो गई. यही बात दो कंट्री की है. हम कैसे हमारी इनकम को खर्च कर रहे हैं, दैट इज़ द रीज़न कि हमारी वेल्थ क्रिएट होती है. और वेल्थ क्रिएट कैसे हो रही है, यही इकोनॉमिक्स है. हम हमारी चीज़ों को कैसे यूज़ कर रहे हैं. पढ़े क्या लिखा है नोट्स में. इकोनॉमिक्स इज़ मोर देन 200 years old until the publication of Adam Smith, an inquiry into the nature and causes of wealth of nations in 1776. So it was a book written by Mr. Adam Smith. Economics was not recognized as a separate branch of learning since Adam Smith book presented the first systematic treatise on economics. It led to recognition of economics as a separate subject of study. That is why Adam Smith is generally regarded as father of economics. Since then, economics in its different stages of growth has been defined in different ways by different economists. तब से लेकर आज तक, since 1776, कई सारे इकोनॉमिस्ट आए, कई सारी थॉट प्रोसेस आई, कई लोगों ने अपने अपने विचार दिए, कई लोगों ने अपनी अपनी बात रखी. तो इकोनॉमिक्स के कई रूप बदले हैं तब से लेकर अभी तक. कई डेफिनेशंस आई, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट थे, लेकिन हम मेजर 4 इकोनॉमिस्ट की बात करें, या ये कह दो इकोनॉमिक्स में तब से लेकर अब तक जो मेजर डेवलपमेंट्स हुए हैं, इकोनॉमिक्स एज ए सब्जेक्ट जितना नरिश हुआ है, हम केवल उनकी बात करें. सबसे पहली जो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन आई थी, जो सबसे पहले इकोनॉमिक्स को रिकॉग्नाइज किया गया था एडम स्मिथ द्वारा, इट वाज टर्म्ड एज वेल्थ डेफिनेशन. एडम स्मिथ ने ये बोला था कि
कोई देश कैसे पैसे कमाता है, कैसे स्पेंड कर रहा है, या यूँ कह दो कैसे वेल्थ क्रिएट हो रही है, दैट इज़ इकोनॉमिक्स। उसके बाद सेकंड जो इरा आया, दौर चलता है, जैसे हम कहते हैं ना देवानंद का समय था, अमिताभ बच्चन का समय था, राजेश खन्ना का समय था, ऐसे मैनेजमेंट और इकोनॉमिक्स में भी अलग अलग फिलोसफर्स और थिंकर्स का दौर रहा है। एडम स्मिथ के दौर में इकोनॉमिक्स को वेल्थ क्रिएशन साइंस बोला कि उससे समझा जाता था। दूसरे फिर इकोनॉमिस्ट आए जो बहुत फेमस इकोनॉमिस्ट रहे, हम आगे पढ़ेंगे इनके बारे में। और जो लोग इकोनॉमिक्स में आगे अपना ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, लोग सेकंड इकोनॉमिस्ट की पूरी बुक पढ़ते हैं। ही इज़ नेम्ड एज एल्फ्रेड मार्शल। एल्फ्रेड मार्शल बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट रहे हैं, उन्होंने डेफिनेशन दिया था फिर वेलफेयर डेफिनेशन। एल्फ्रेड मार्शल का कहना था कि केवल आप ये जानना चाहते हो कि हम कैसे पैसे कमा रहे हैं, कैसे अमीर हो रहे हैं, इट इज़ दो इट कैन बी इकोनॉमिक्स, लेकिन हम इसे पूरा तरीके से नहीं बोल सकते कि इकोनॉमिक्स है, क्योंकि इसमें हमें मैनकाइंड का भी ध्यान रखना पड़ेगा। मैनकाइंड यानी ह्यूमैनिटी का भी। ऐसा ना हो कि पैसे कमाने में, वेल्थ क्रिएट करने के चक्कर में आपने इंसानियत को छोड़ दिया। इसलिए केवल एडम स्मिथ और मार्शल के जो विजन था, व्यू था, उसमें एक ही फ़र्क था। एल्फ्रेड मार्शल ने उसमें ऐड किया था कि इट इज़ दो इट इज़ साइंस ऑफ वेल्थ बट कंसिडरिंग द मैनकाइंड, कंसिडरिंग द ह्यूमैनिटी। पढ़ें क्या लिखा है। फर्स्ट इट इज़ वेल्थ डेफिनेशन। एडम स्मिथ डिफाइंड इकोनॉमिक्स एज अ साइंस ऑफ वेल्थ। Wealth was considered as the source and means to satisfy human wants. But later writer criticized this definition because it laid over emphasis on wealth and ignored human welfare. Underline करेंगे पहली लाइन में science of wealth, underline करेंगे second लाइन के last से it laid over emphasis on wealth and ignored human welfare. They argued that economics is not only concerned with production and use of wealth but also concerned with man. उन्होंने बोला कि बाद में जो राइटर्स आए उन्होंने ये बोला कि सिर्फ पैसे से रिलेटेड नहीं, इट इज़ रिलेटेड टू वेलफेयर ऑल्सो, वेल्थ ऑल्सो। सेकेंड डेफिनेशन पढ़ेंगे। ऑब्वियसली जिन्होंने एडम स्मिथ को क्रिटिसाइज किया था उन्होंने अपनी डेफिनेशन दी। सो दैट वाज द पर्सन कॉल्ड एल्फ्रेड मार्शल। इट्स रिटन वेल्थ डेफिनेशन। The well-known economist Alfred Marshall was the first to point out the significance of human welfare. He defined economics is a study of mankind in the ordinary business of life. It inquires, underline कर लीजिए पूरी definition को, यहाँ लिखा है study of mankind, यानी हम humanity को study कर रहे हैं। In ordinary business of life, it inquires how he gets his income and how he spends it. How he gets his income and how he spends it. Again बात तो wealth की है, बस एक और चीज़ इसके अंदर आ गई, study of mankind. It's nothing new we are studying. It is all which we have already studied in class 11th. We are just recalling the things before we start our studies for 12th class. Next it is written, thus it is on the one side a study of wealth and on the other and more important side a part of study of man. This definition of economics was very popular until it was criticized by Lord Robbins, who gave his own definition based on scarcity of रिसोर्सेस। इसके बाद तीसरा दौर आया, तीसरे इकोनॉमिस्ट आए, लियोनल रॉबिन्स, जिन्हें प्यार से लोग लॉर्ड रॉबिन्स भी बोलते थे। ऐसा कहा जाता है इन्होंने स्केर्सिटी डेफिनेशन दी थी। स्केर्सिटी डेफिनेशन। वेलफेयर डेफिनेशन वाज गिवन बाय एल्फ्रेड मार्शल। वेल्थ डेफिनेशन वाज गिवन बाय एडम स्मिथ। ऐसा कहा जाता है कि लॉर्ड रॉबिन्स, जैसे एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है, वैसे लॉर्ड रॉबिन्स को फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। वेल्थ डेफिनेशन को क्रिटिसाइज़ किया एल्फ्रेड मार्शल ने, उन्होंने दिया वेलफेयर डेफिनेशन। वेलफेयर डेफिनेशन को क्रिटिसाइज किया लॉर्ड रॉबिन्स ने, उन्होंने दिया स्कैरसिटी डेफिनेशन। एंड दिस इज़ द मोस्ट पॉपुलर डेफिनेशन विच इज़ टिल नाउ इज बीइंग फॉलोड। Whatever economics we are studying in class 12th, that is complete microeconomics, we are studying from the viewpoint of Robbins. It is all microeconomics which we are studying based on concepts of Lord Robbins. Lord Robbins ने बात वही बोली है जो एडम स्मिथ ने बोली है, बस उसको बोलने का तरीका चेंज हो गया। बात इनकम और खर्चे की ही है,
पर प्रेजेंट कैसे किया गया? लॉर्ड रॉबिन्स ने 3 बातें बोली अपनी डेफिनेशन में। पहली बात उन्होंने बोली कि हमारी जो वांट्स है, हमारी जो इच्छाएं हैं, वो अनलिमिटेड है और हमारे पास इन वांट्स को पूरा करने के लिए जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है। और तीसरी बात, ये जो रिसोर्सेज हैं इनके ऑल्टरनेटिव यूजेस भी है। इसको ऐसे समझे, रॉबिन्स ने ये बोला कि हमारी इच्छाएं बहुत सारी अनएंडिंग इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए हमारे पास रिसोर्सेज बहुत कम है और रिसोर्सेज के न्यूमरस यूजेस है। इसको ऐसे समझ सकते हैं, बात करूँ सबसे कॉमन रिसोर्स है हमारी किसी भी वांट को सेटिस्फाई करने का, पैसा। आज मेरी इच्छाएं बहुत सारी है, मेरे पास ये भी हो, वो भी हो, मर्सिडीज़ भी हो, बहुत बड़ा 5 स्टार होटल भी हो, ये भी हो, 5 स्टार होटल जैसा मेरा घर हो। क्या मैं अपनी सारी इच्छाओं को पूरा कर सकती हूँ? क्यों? क्योंकि उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए मेरे पास पैसा तो लिमिटेड है। ये प्रॉब्लम आपकी भी है, प्रॉब्लम आपके पेरेंट्स की भी है, प्रॉब्लम हमारी नगर निगम की भी है, प्रॉब्लम हमारी म्यूनिसिपैलिटी से लेकर स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट सबकी है। हमारे पास चीज़ें बहुत सीमित हैं और हमारे पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं उन चीज़ों को यूज़ करने के। हमारी इच्छाएं बहुत सारी हैं। हर घर में ये प्रॉब्लम है। मान लीजिए मेरे घर में लाख रुपए सैलरी आ रही है 1 महीने की। मेरे एक बेटे ने बोला मुझे बाइक चाहिए, दूसरे ने बोला मेरी कोचिंग की फ़ीस भरनी है, मैं खुद सोच रही हूँ मेरे भाई की शादी आ रही है, एक अच्छी सी साड़ी ले लूँ, मेरे हस्बैंड के शूज़ बहुत ख़राब हो गए, वो शूज़ लेना चाह रहे हैं। पैसा तो लिमिटेड आएगा, 1 लाख रुपए आएगा, उसमें से आधी लोन की इंस्टॉलमेंट चली जाएगी, बचे 50,000। अब उस 50,000 में तो सबकी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं हो पा रही है, घर भी चलाना है, कुछ बचाना भी है। तो ऐसे केस में यहाँ पे हम ये कह सकते हैं हमारे सामने एक प्रॉब्लम आ गई। वांट्स तो बहुत सारी है, अनलिमिटेड है, पैसा हमारे पास लिमिटेड है, उस पैसे के ऑल्टरनेटिव यूजेस है। ऑल्टरनेटिव यूजेस मेरी साड़ी, मेरी ज्वेलरी, साड़ी भी आ सकती है, मेरे बेटे की बाइक भी आ सकती है, बेटे की स्कूल फीस भी जा सकती है, हस्बैंड के शूज़ भी आ सकते हैं। ऑप्शन, यूजेस बहुत सारे। यहाँ पे हमारे सामने प्रॉब्लम आ जाती है चॉइस मेकिंग की। चॉइस मेकिंग किसकी? ये जो इतने सारे ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं इनमें से हमें वो ऑप्शन चुनना पड़ेगा जिसमें हमें सेटिस्फैक्शन सबसे ज़्यादा मिले। मम्मी ने ये बोला, सबको घर में ये बोला कि इस महीने मैं छोटे वाले बेटे की कोचिंग फ़ीस जमा करा देती हूँ, अगले महीने तेरे को बाइक दिला दूँगी, उसके अगले महीने पापा शूज़ ले आएंगे, फिर मैं ड्रेस ले आऊँगी। उन्होंने अपनी प्रायोरिटी लिस्ट सेट कर दी, चूज़ कर लिया कि पहले जो सबसे अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट ज़रूरतें हैं वो पूरी की जाएगी, उसके बाद ऑर्डर वाइज कम इम्पॉर्टेंट ज़रूरतें पूरी होगी। या यूँ कह दूँ, ये वही बात हो गई जो हमने इनिशियली पढ़ा था, इकोनॉमिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड ओकियोनोमोस। आप कैसे अपने घर को मैनेज कर रहे हो, कैसे अपने घर के रिसोर्सेज को मैनेज कर रहे हो, ऐसे आपको सारी चीज़ें मैनेज करनी है। इसलिए इसे मैनेजमेंट, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हाउसवाइफ से डिराइव किया गया है, हाउसवाइफ से समझा गया है। हाउसवाइफ से इसलिए समझा गया कि 2 फैमिलीज़ हैं, 2 बच्चे एक साथ पढ़ते हैं सेंट पॉल स्कूल में, एक के घर में 50,000 रुपीज़ आ रहे हैं और एक के घर में 5 लाख रुपीज़ आ रहे हैं। दोनों की मदर्स पढ़ा रही है, दोनों की मदर्स अपने बच्चों को सेटिस्फाई कर पाती है, दोनों के बच्चे पढ़ रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं। 8 है, जो काम वो 5 लाख में कर रही है वो काम वो 50,000 में भी कर रही है। कई बार ऐसा होता है हमारे घर में, आज दूध बहुत कम बचा और अभी कोई लेने वाला भी नहीं, दूध लेने जाने वाला भी नहीं है, कोई मेहमान आ गए। इट इज़ आर्ट ऑफ योर मदर कि वो इतने कम दूध में भी चाय बना देंगी और लोगों को सेटिस्फाई कर देंगी। हम कम रिसोर्सेज में कैसे, हमारे पास तो आधा कप दूध हो तो आधा डुल जाएगा, चाय पता नहीं कितनी बनेगी, और मम्मी में वो काबिलियत होती है कि वो आधा कप दूध से भी 2 कप चाय बना देगी। बेस्ट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज चॉइस मेकिंग है। पढ़े क्या लिखा है, इसलिए रॉबिन्स की डेफिनेशन को नाम दिया गया स्केर्सिटी डेफिनेशन का। Here it is written, Robbins defines economics as economics is a science which studies human behavior as a relationship between, उन्होंने नाम दिया wants को तो उन्होंने बोला ends, और resources को उन्होंने नाम दिया means का।
हमारे एंड्स बहुत सारे हैं पर हमारे पास उन एंड्स तक पहुंचने के मीन्स बहुत कम है। देखें क्या लिखा है, बिटवीन एंड्स एंड स्केयर्स मीन्स विच हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। According to him, human wants, that is ends, are unlimited. Resources, that is means, to satisfy them are limited, scarce, and resources have alternative uses. Non-availability of scarce resource to satisfy innumerable wants give rise to the problem of making a choice, which is called as economic problem. Underline कर लीजिए third line, wants are unlimited, resources to satisfy them are limited and resources have alternative uses. अंडरलाइन कर लीजिए उसके, नहीं सिर्फ यहीं तक अंडरलाइन कीजिए alternative uses। आगे बढ़े, अगला दौर आया लॉर्ड रॉबिन्स के बाद। अभी तो वैसे हम लॉर्ड रॉबिन्स के दौर में ही चल रहे हैं। अगला जो दौर है सैमुअलसन का, उसको हम फॉलो करते हैं क्योंकि सैमुअलसन ने जो डेफिनेशन दिया उसको हम ग्रोथ डेफिनेशन बोलते हैं। इट वॉज गिवन बाय सैमुअलसन। जैसे वेलफेयर डेफिनेशन वेल्थ डेफिनेशन का एक्सटेंशन था, केवल उसमें मैनकाइंड जोड़ दिया गया, वैसे ही स्केर्सिटी डेफिनेशन का मेयर एक एक्सटेंशन है ग्रोथ डेफिनेशन। उन्होंने इसमें एक लाइन ऐड कर दिया कि स्केर्सिटी डेफिनेशन में आप ये बोल रहे हो कि हमें रिसोर्सेज को यूज़ करना है, अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करना है। सैमुअलसन ने बोला इन वांट्स को ऐसे सेटिस्फाई करना है कि हमारे पास रिसोर्सेज भी बचे, हमारे पास ग्रोथ भी हो, यानी हमें रिसोर्सेज को ग्रो करने की भी कोशिश करें। यानी अगर मेरे घर में 1 लाख रुपए सैलरी आई तो मैं 10,000 रुपये बचा लूँगी, 90,000 में से मैं अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करूँगी, ताकि मेरे पास नेक्स्ट टाइम कितने रुपए होंगे, 1,10,000। फिर उसके बाद हम 10,000 फिर बचा लेंगे, 90,000 में से अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करेंगे। उसके नेक्स्ट मंथ विल बी हैविंग 1,20,000। दैट इज ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज शुड बी देयर। कुछ ऐसा ही हमने 11th में भी पढ़ा था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। चीज़ों को ऐसे यूज़ करें कि आने वाली जनरेशन भी उनको इंजॉय कर सके। तो जब ग्रोथ होगी तभी आने वाली जनरेशन उसे इंजॉय कर पाएगी। पढ़ें क्या लिखा है। प्रोफेसर सैमुअलसन हैज़ डिफाइंड इकोनॉमिक्स एज इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ मैन एंड सोसाइटी चूज़, कैसे मैन और सोसाइटी यानी लोग चूज़ करते हैं विद और विदाउट यूज़ ऑफ मनी, चाहे हम रुपए में बात करें या अदरवाइज बात करें, टू एम्प्लॉय स्केर्स प्रोडक्टिव रिसोर्सेज विच कुड हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस, जो हमारे स्केर्स रिसोर्सेज हैं जिनके ऑल्टरनेटिव यूजेज हैं, टू प्रोड्यूस वेरियस कमोडिटीज़ ओवर टाइम, उन्हें हम कैसे इस्तेमाल करते हैं प्रोडक्शन के लिए और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कंजम्पशन के लिए, एंड डिस्ट्रीब्यूट देम फॉर कंजम्पशन नाउ एंड इन फ्यूचर अमंग वेरियस पीपल एंड ग्रुप्स ऑफ सोसाइटी। यहाँ पे एक वर्ड इंपॉर्टेंट आ जाता है, अंडरलाइन करें थर्ड लाइन के लास्ट में, नाउ एंड इन फ्यूचर। यहाँ से हमें समझ में आता है ये ग्रोथ के लिए बोल रहे हैं। डेफिनेशन थोड़ी सी सेटिस्फैक्टरी नहीं है, आप इसमें एक लाइन और ऐड कर दीजिए। लिखे प्रोफेसर सैमुअलसन defined economics as scarcity, defined economics as want satisfaction along with growth of resources, want satisfaction along with growth of resources. He stressed on use of resources, he stressed on use of resources in such a manner that we have growth in them, in such a manner that we have growth in them, that we have growth in them in future, in future। इन चारों डेफिनेशंस को हमने 11th में भी पढ़ा था और हमने अभी भी पढ़ा है। अब इसका जो आगे का पैराग्राफ है सिर्फ एक एनालिसिस है, या ये कह दो ये सिर्फ शॉर्ट में हमें समझाया गया है। यहाँ लिखा है इन शॉर्ट इकोनॉमिक्स स्टडीज द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ पीपल, man has innumerable wants. Some wants are elementary and very urgent like food, clothing and shelter, whereas others are less urgent like car, fridge, TV set. And urge to satisfy wants inspire a person to work in order to earn money.
वांट सेटिस्फैक्शन ही एक कारण है जिसके लिए आदमी पैसा कमाता है। ये रेस में लगा पड़ा है पैसे कमाने की, क्योंकि उसकी इच्छाएं बढ़ती जा रही है। इच्छाएं बहुत सारी हैं और उन इच्छाओं को पूरा करने का साधन है पैसा। फिर लिखा है वंस मनी इज अर्न, एक बार पैसा कमा लिया, इट इज स्पेंड ऑन आर्टिकल्स, वो सामानों पे खर्च होता है। ऑल एक्टिविटीज कंसर्निंग अर्निंग एंड स्पेंडिंग ऑफ मनी और रिलेटेड टू वेल्थ आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ऐसा हमने पहले भी पढ़ा है। इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ऑल दोज एक्टिविटीज़ विच आर डन टू अर्न द मनी for earning money are called economic activities, and though all those activities which are done for pleasure, for social satisfaction are called non-economic activity. I am teaching you here in the class, charging fees from you, it is economic activity. I am teaching my son in house as his mother, then it is non-economic activity. A lady is running a mess, preparing food, सबको खाना खिला रही है, economic activity, पैसे ले रही है। एक लेडी, वही लेडी अपने घर पे अपनी फैमिली के लिए खाना बना रही है, अपने बच्चों के लिए खाना बना रही है, उन्हें खाना बना कर खिला रही है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, शी इज़ नॉट चार्जिंग मनी फॉर दैट। आगे बढ़े, वाई डू वी स्टडी इकोनॉमिक्स, हम इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ते हैं? सबसे पहली बात, अगर इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ते हैं, ज़रूरी नहीं है हर आदमी प्रैक्टिकली इकोनॉमिक्स को काम में ले, तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि हम इकोनॉमिक्स दो कारणों से पढ़ते हैं, दो तरीके से, दो इम्पॉर्टेंस है इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स की थियोरेटिकल इम्पॉर्टेंस भी है और इकोनॉमिक्स की प्रैक्टिकल इम्पॉर्टेंस भी है। थियोरेटिकल इम्पॉर्टेंस और प्रैक्टिकल इम्पॉर्टेंस की बात करूं, थियोरेटिकल इम्पॉर्टेंस क्या है? जब कोई व्यक्ति इकोनॉमिक्स पढ़ता है तो सिंपल सी बात है, उसे टीवी चैनल समझ में आने लग जाते हैं। न्यूज़ चैनल क्या बोल रहे हैं, चीज़ें कैसे महंगी हो रही है, कैसे सस्ती हो रही हैं। एक हाउसवाइफ टीवी देख देख कर ये समझ गई कि सोना कब खरीदना है, कब बेचना है, किस कंपनी के शेयर कब खरीदने चाहिए, कब बेचने चाहिए। थियोरेटिकल इम्पॉर्टेंस, आपकी एनालिटिकल स्किल्स बढ़ती है, आप चीज़ों को समझ पाते हो। हाउसवाइफ्स तो वैसे एक्सपर्ट होते हैं, उनके जैसी बार्गेनिंग कोई नहीं कर सकता बाजार में। दैट इज इकोनॉमिक, शी वॉन्ट्स टू गेट मैक्सिमम प्रोडक्ट एट मिनिमम कॉस्ट। लिखा है यहाँ थियोरेटिकल इम्पॉर्टेंस में। Why do we study economics? Importance of economics. The study of economics has twofold importance. First, theoretical importance. The study of economics develops logical thinking, analytical attitudes and facilitates clear understanding of economic problem. हमने economic problem पीछे पढ़ा था। economic problem क्या थी? Scarcity definition में रॉबिन्स में लिखी हुई है लास्ट लाइन। ये जो अल्टरनेटिव यूजेस है, इसमें चूज़ करना कि पहले हम फीस जमा कराएंगे, फिर हम बाइक खरीदेंगे। अपनी प्रायोरिटी लिस्ट सेट करना, यानी अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट ज़रूरतों को पहले सेटिस्फाई करना और कम अर्जेंट और कम अर्जेंट को बाद में सेटिस्फाई करना। इसे ही हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम बोल रहे हैं कि हमें चॉइस जो करना है, चूज़ जो करना है अल्टरनेटिव यूजेस में, यही हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। यहाँ लिखा है फैसिलिटेट्स क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इट एनहांस फैसिलिटी ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड जजमेंट। हम ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को ऑब्जर्व कर पाते हैं और जज करके डिसीजन ले पाते हैं। इट इंक्रीजेज नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैटर्स ऑफ एवरीवे इंपॉर्टेंस। हम रोज़मर्रा की चीज़ों को, रूटीन की, हर आदमी की इम्पॉर्टेंस रखने वाली जो चीज़ें हैं, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, इनकम, स्पेंडिंग, इन चीज़ों को समझ पाते हैं। यही फ़र्क होता है पढ़े लिखे और नहीं पढ़े लिखे आदमी में, कि जो पढ़ा लिखा आदमी है उसे हर एक चीज़ की इम्पोर्टेंस पता है, हर एक चीज़ से डील करना आता है। जो कम पढ़ा हुआ है वो इन्हीं चीज़ों में पीछे रह जाता है। ये इट इज़ रिटन फॉर एग्जांपल, जो इकोनॉमिक्स को समझ रहा है, जिसने इकोनॉमिक्स पढ़ा है, वो मनी एंड बैंकिंग में समझता है। लिखा है मनी, बैंकिंग, प्राइस मैकेनिज़्म, कब महंगा होएगा, कब सस्ता होएगा, कब खरीदना है, कब बेचना है। इन्फ्लेशन, महंगाई हो रही है, महंगाई कम हो गई है। एम्प्लॉयमेंट, कब हमारे यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की क्या पोजीशन है, लोगों को काम मिल रहा है, नहीं मिल रहा। सेविंग्स, ज़्यादा अच्छे सेविंग्स इन्वेस्टमेंट प्लान कर पाएंगे। नेशनल इनकम को समझ पाएंगे, कैसे देश की इनकम बढ़ती है, घटती है, कैसे कैलकुलेट होती है। टैक्सेशन मैटर को समझ पाएंगे। जो इकोनॉमिक्स में पढ़ा हुआ है वो अपने टैक्स को भी अच्छे से प्लान करता है, कैसे सरकार को टैक्स कम देना है, टैक्स कैसे सेव करना है, कैसे इनकम दिखानी है। पब्लिक एक्सपेंडिचर, सरकार के पास जो पैसा आ रहा है, सरकार उन्हें किन किन योजनाओं में खर्च कर रही है, सरकार का पैसा कहाँ जा रहा है, वो सब वो व्यक्ति काले धन की पूरी कहानी वो समझ सकता है जिसने इकोनॉमिक्स पढ़ी है। जिसे हम कहते हैं ब्लैक मनी है, वी हैव टू ब्रिंग इट इन इंडिया।
उसने इकोनॉमिक्स पढ़ा है तो उसे समझ आएगा कि ये ब्लैक मनी कैसे जनरेट होती है, कैसे स्विस बैंक्स में जाकर पैसा जमा होता है। प्रैक्टिकली अगर बात करें तो प्रैक्टिकली इकोनॉमिक्स को लोग कब प्रैक्टिस करते हैं, कब लोग खुद इकोनॉमिक्स से डील करते हैं। हाउसवाइफ करती है दिन भर, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर टू हाउस होल्ड, घर चलाने के लिए। छोटी छोटी चीज़ों में मम्मी कोशिश करती है 1-1 रुपया बचाने की, घर में किचन में कोशिश करती है वेस्टेज कम से कम हो, कम से उतना ही खाना बने जितना यूटिलाइज हो। आपको भी डांटती है आप ज़्यादा वेस्ट कर देते, तो इकोनॉमिक्स, तभी तो ग्रोथ होगी रिसोर्सेज में। पढ़ें क्या लिखा है, प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस फर्स्ट, यूजफुल टू हाउस होल्ड। इकोनॉमिक्स सजेस्ट टू द हाउस होल्डर्स द ब्रॉड प्रिंसिपल बाय फॉलोइंग विच ही कैन गेट मैक्सिमम रिटर्न आउट ऑफ हिज एक्सपेंडिचर। इकोनॉमिक्स एक ऐसी बात बोलता है जिससे हाउस होल्ड को ये समझ में आता है कि हम अपने खर्चे में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट जनरेट करने की, ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन जनरेट करने की कोशिश करें। यहाँ लिखा है, पढ़े नोट्स में, फॉर एग्जाम्पल इट प्रेजेंट्स लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी which directs income spent on various commodities in such a way that the utility of last unit of money spent on each of various commodities may be almost equal। कॉन्सेप्ट समझाती है यूटिलिटी क्या है। वैसे ये पूरा टॉपिक है आगे जो हम डिटेल में पढ़ेंगे, पर इस पॉइंट को समझाने के लिए मुझे इसका ओवरव्यू देना पड़ेगा। यूटिलिटी क्या होती है? यूटिलिटी होती है आपकी वांट सेटिस्फाइंग पावर। मैं कहीं बहुत दूर से पैदल आ रही हूँ, रास्ते पर मुझे कहीं पानी नहीं मिला और स्थिति इतनी बुरी है, चक्कर बहुत आ रहे हैं, अगर पानी नहीं मिला तो शायद बेहोश ना हो जाऊँ। उस समय पानी की एक ड्रॉप की भी यूटिलिटी मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। मैंने 1 गिलास पानी पी लिया, वो 1 गिलास जो पहला पानी मैंने पिया मुझे ऐसा लगा मानो अमृत मिल गया। दूसरा गिलास पिया तो थोड़ा सेटिस्फेक्शन कम था क्योंकि जो मेरी स्थिति थी वो अंडर कंट्रोल थी। तीसरा पीने की पोजीशन में नहीं थी मैं, कोई फ्री में भी पिलाए तो भी नहीं पीऊँगी। और उस पहले एक गिलास पानी के लिए अगर कोई मेरी पूरी प्रॉपर्टी भी मांग लेता तो मैं दे देती, क्योंकि मरने का डर था। तो यूटिलिटी का मतलब है कोई चीज़ की कितनी यूटिलिटी है उतना ही आप उसके लिए स्पेंड करने को तैयार हो। तो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी ये कहता है कि जब भी आप कोई प्रोडक्ट लेते हैं, जब भी आप कोई प्रोडक्ट परचेज़ करते हैं, तो आप ये देखें कि जितनी आप उसके लिए वैल्यू दे रहे हो उस प्रोडक्ट के लिए, आपको उतना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, आपको उतनी यूटिलिटी मिल रही है या नहीं मिल रही है। जितना आपने पैसा खर्च किया अगर उतनी यूटिलिटी मिल रही है तो आप उस प्रोडक्ट के लिए जाओगे, और अगर आपको उतनी यूटिलिटी नहीं मिल रही तो आप उतना प्रोडक्ट नहीं खरीदोगे। इसका एग्जाम्पल बताती हूँ। आप एक पेन खरीद रहे हो बाज़ार से 5 रुपीज़ का, 10 सवाल करते हो दुकानदार से, चला के देखते हो, चेक करते हो, और फिर उसका डिज़ाइन सब चेक करते हो कि 5 रुपये में 5 रुपये जैसी चीज़ मिल रही है ना, क्या उसने हमें हल्की तो नहीं दे दी। बाई चांस दुकानदार ने एक पेन दिखाया जो बहुत हल्का दिख रहा है, तो आपने बोला भैया मांग 5 रुपये ना, इसकी वैल्यू तो 2 रुपये जितनी भी नहीं है। वहाँ आप जब दुकानदार को ये बोल रहे हो कि आप 5 रुपये मांग रहे हो, दिख तो ये 2 रुपये जैसा भी नहीं रहा, इसका मतलब उस समय आप इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी की बात कर रहे हो कि आपने जो मार्जिनल मतलब एडिशनल, आप जो भी उससे एडिशनल प्रोडक्ट खरीद रहे हो या जो भी 1 यूनिट खरीद रहे हो, उससे जितना आप उसमें वैल्यू दे रहे हो उतना आपको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है या नहीं मिल रहा। जब आपकी मम्मी बार्गेन करती है ना दुकानदार से किसी भी चीज़ में, तो उन्होंने एक मान लीजिए टी-शर्ट देखा, उन्होंने अपने दिमाग में उसकी वैल्यू आंक ली कि ये टी-शर्ट 500 रुपये से ज़्यादा की नहीं है। वो तब तक बार्गेन करेगी जब तक वो दुकानदार 500 रुपये पे नहीं आ जाता। अगर वो 500 में देगा तो वो ले लेंगी, अगर 500 में नहीं देगा तो वो नहीं लेंगी। वो दिमाग में सेट कर लेती है और फिर घर आके बोलती है 500 ही वर्थ था उसका, 500 तक देता तो मैं ले लेती, 500 में नहीं दी तो मैंने नहीं ली। इसका मतलब वो वहाँ पे किस चीज़ की बात कर रही हैं? वो वहाँ पे बात कर रही है इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी की। जो उन्होंने प्रोडक्ट देखा उसकी यूटिलिटी 500 रुपये जितनी ही थी, तो वो उतना पैसा देने को तैयार। यहाँ इकोनॉमिक्स काम आती है हाउस होल्ड्स के, कि एक हाउस होल्ड जब भी अपना घर चलाते हैं तो हर प्रोडक्ट को खरीदते समय वो ये देखते हैं कि हम जब ये प्रोडक्ट खरीदें, कई बार आप उतना हमें सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, नहीं मिल रहा। कई बार आप आपकी मम्मी को कहते हो मम्मी ये ले आऊँ, ये खरीद लूँ, तो आपकी मम्मी कहते हैं क्या करेगा? तो आप कहोगे यहाँ काम आएगा, वहाँ काम आएगा, तो मम्मी कहेगी कुछ नहीं करेगा, अभी तो लाएगा और फिर इसे घर पे पड़े रखेगा, 2 दिन शौक से काम मिलेगा।
कोई यूज़ नहीं है इसका, मत खरीद। वो वहाँ पे कंपेयर कर रही है इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी में। जितने आप उसके लिए पैसे दे रहे हो आप उतना उसको यूज़ ही नहीं करोगे, उसका उतनी यूटिलिटी नहीं है। आपने मम्मी को कहा मम्मी वो एक पोछा आ रहा है आजकल मैजिक मॉप, वो ख़रीद लेते अपन। तो मम्मी ने कहा क्या करेंगे, तो आपने कहा मम्मी पोछा लगाएंगे। तो मम्मी ने कहा अपने तो वैसे ही बाई लगाती है कि कभी कभी बाई छुट्टी पे, तो कभी कभी बाई छुट्टी पे होती है तो इतनी सी एक्सरसाइज अपन भी कर ले। तो उसकी यूटिलिटी नहीं है ना। हम 1500 रुपये देकर मैजिक मॉप खरीदेंगे तो वो रखा ही रहेगा, उसकी यूटिलिटी नहीं है, इसलिए वो पैसे खर्च करने को भी तैयार नहीं है। इसलिए यहाँ लिखा हुआ है कि जितने भी कमोडिटीज़ पे पैसा खर्च किया जा रहा है उससे मिलने वाली यूटिलिटी इक्वल होगी तो ही हम वो प्रोडक्ट खरीदेंगे। आगे बढ़े, बिजनेसमैन को कहाँ काम का है? बिजनेसमैन को हाउस होल्ड के बाद यूटिलिटी है बिजनेसमैन को इकोनॉमिक्स कहाँ काम की? अगर वो अपने रिसोर्सेज को बेस्ट यूज़ नहीं करेगा, ऑल्टरनेटिव यूजेस में से चॉइस मेकिंग प्रॉपर नहीं करेगा तो उसके रिसोर्सेज वेस्ट हो जाएंगे। ये चॉइस मेकिंग तो बड़ी बड़ी कंपनियों को भी करनी पड़ती है। कैडबरी के पास भी जो चॉकलेट रॉ मटेरियल है अनलिमिटेड थोड़ी है, लिमिटेड है, उसे भी प्लान करना पड़ेगा कि कितनी उसमें नॉर्मल डेयरी मिल्क बनाएगा, कितनी डेयरी मिल्क सिल्क बनाएगा, कितनी डेयरी मिल्क बबली बनाएगा, कितनी डेयरी मिल्क ओरियो बनाएगा। रॉ मटेरियल तो सेम है। चॉइस मेकिंग, क्योंकि जब कम कॉस्ट होगी आउटपुट ज़्यादा होगा तभी प्रॉफिट जनरेट होगा, और बिजनेस करने का मेन एम होता है प्रॉफिट जनरेशन। Here it is written, useful to businessmen, economics is useful to businessmen, investors and producers. Investors जो पैसा लगाने वाले हैं, producers जो पैसा लगाने वाले प्रोडक्शन के लिए। Knowledge of law is important to lawyers. Sorry, producers just as knowledge of law is important to lawyers. जैसे किसी एडवोकेट को कानून पता होना चाहिए तभी वो एडवोकेट है, नहीं तो नहीं है, वैसे बिजनेसमैन तभी बिजनेसमैन है जब उसे इकोनॉमिक्स की समझ है। कोई सीधा साधा आदमी है जो इकोनॉमिक्स में नहीं समझता, जो ये मैनेज नहीं कर सकता, इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी पे काम नहीं कर सकता, तो वो बिज़नेस भी नहीं कर सकता। ऐसे लोग दुकान खोलते हैं, चला नहीं पाते, उसे बंद कर देते हैं। इसलिए यहाँ लिखा है आइडियल कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कैसे कंबाइन करना है, कितना कितना पैसा लगाना है, कितने आदमी लगाने हैं। मान लीजिए आपको कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना है तो आप प्लान करोगे ना, कितने लोग रखें, कितना पैसा लगाएं, कितनी जगह लें। अगर आपने यहाँ पे कॉम्बिनेशन गड़बड़ा दिया तो कितने आउटलेट, शोरूम, होटल्स रोज़ खुलते हैं, रोज़ बंद होते हैं हमारे शहर में। इसलिए पैसा लगाने से पहले सोचें कि उससे हमें रिटर्न मिलेगा या नहीं मिलेगा। साइंटिफिक मैनेजमेंट, लार्ज स्केल प्रोडक्शन, डिवीजन ऑफ लेबर, प्राइस डिटर्मिनेशन ऑफ फैक्टर्स एक्सेट्रा, ये जो टॉपिक्स हैं, नाम जो आप पढ़ रहे हैं, ये सब आगे हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इसलिए अभी केवल इनका एक ओवरव्यू दूँ। दुकानदार को समझना पड़ेगा लार्ज स्केल प्रोडक्शन का क्या फ़ायदा है। मेरी दुकान है, मैं एक एक पीस लाती हूँ और बेचती हूँ, तो मुझे क्या मुनाफा होगा, क्योंकि एक पीस तो मुझे ही महंगा पड़ेगा। तो मुझे समझना पड़ेगा मैं 12 पीस लाऊंगी तब मेरे को फ़ायदा मिलेगा प्रोडक्ट बेचने में। डिवीज़न ऑफ लेबर, जब काम बांट के किया जाता है तो उसमें फ़ायदा ज़्यादा होता है। फ़ायदा ज़्यादा कैसे होता है? मान लीजिए हमारी फैक्ट्री है लड्डू बनाने की, लड्डू बनते हैं हमारी दुकान पे। अब क्या हुआ, एक ही आदमी था जो, हमारे तो बूंदी के लड्डू फेमस है, वो बूंदी भी निकाल रहा था, वो लड्डू भी बांध रहा था, चाशनी में भी डाल रहा था, सब वही कर रहा था। तो क्या हुआ, आउटपुट बहुत कम था, आउटपुट एफिशिएंसी बन ही नहीं पा रही थी। हमने क्या किया, क्योंकि मार्केट में हमें क्या प्रोडक्शन बढ़ाना था, हमने 3 लोग लगाए। एक बूंदी निकाल रहा है, एक उसे चाशनी में डाल रहा है, तीसरा उसके लड्डू बांध रहा है। अब क्या हुआ, जो बूंदी बनाने वाला था, नुक्ती भी बोलते हैं, नुक्ती बनाने वाला था, बूंदी बनाने वाला था, उसको उसमें एक्सपर्टाइज हो गया। वो उसी को एक ही काम को रिपीटेडली कर रहा था, तो उसका आउटपुट बढ़ता चला गया। जब आप एक ही काम बार बार करते हो तो आपको उस काम को करने की स्पीड बन जाती है। कोई भी लेडी जब पहली बार खाना बनाती है तो धीरे धीरे बनता है, और जब वो आपकी मम्मी की एज तक पहुँचते तो इतने एक्सपर्टाइज होता है, फटाफट खाना बना के रेडी। ये फ़र्क पड़ता है एक ही काम को रिपीटेडली करने का। जो चाशनी में डालना है तो वो चाशनी डालना निकालने का काम बहुत स्पीड से कर रहा है, और जो लड्डू बना रहा है फटाफट लड्डू बना रहा है, क्योंकि वो बरसों से ये काम कर रहा है, उसकी उसी में स्पीड बन गई। हमारा आउटपुट बढ़ गया, कम कॉस्ट में ज़्यादा अच्छा काम होने लग गया, हमें प्रॉफिट मार्जिन होने लग गया। इसे कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर, कि अगर आपके पास काम ज़्यादा है तो एक ही आदमी से सारे काम, 3 आदमी है वो नुक्ती निकालने से लड्डू बांधने का काम कर रहे हैं, इसकी जगह आप एक आदमी को एक ही काम दो, वो ज़्यादा एफिशिएंटली और ज़्यादा अच्छे से काम
कर पाएगा। प्राइस डिटर्मिनेशन की क्या रेट है, हमें क्या प्रोडक्ट की क्या प्राइस रखनी है, वर्कर्स को किस रेट से पैसा देना है, ये सब तय करना पड़ेगा। मैंने अपनी दुकान पे आदमी रखे 4 काम करने के लिए, खूब महंगे महंगे रख लिए। मुझे अक्ल ही नहीं थी कि कितने रुपए में आदमी आता है, जिसने जितने पैसे मांगे सैलरी में रख लिए महंगे महंगे आदमी, कुछ बचा ही नहीं, दुकान बंद हो गई। तो ये भी तय करना पड़ेगा, प्राइस डिटर्मिनेशन ऑफ फैक्टर्स, हमें फैक्टर्स का क्या पेमेंट रखना है। आर इशूज़ हुज एक्यूरेट नॉलेज इनेबल्स अ बिजनेसमैन और प्रोड्यूसर टू फॉलो द बेस्ट मेथड। अब हम बात करें, हमने बात किया हाउस होल्ड के लिए काम का है, बिजनेसमैन के लिए काम का है लेबरर्स के लिए। लेबरर्स मतलब काम करने वाले लोग, उन्हें पता होना चाहिए कि वो जितना काम कर रहे हैं उन्हें उतना रिटर्न मिल रहा है या नहीं मिल रहा। वो अपने पैसों को नेगोशिएट कर सकते हैं। ऐसे समझे, आपने सोचा कि एक मजदूर ले आते हैं, ये सारा कचरा वचरा उठाने का काम कर लेगा, एक गड्ढा खोदना है वो खोद देगा। आपने मजदूर को बुलाया, आप उससे पूछा कितने रुपए ले रहे हो, उसने कहा 600 रुपये लूँगा भाई साहब एक दिन के, 9 बजे आऊँगा, शाम को 5 बजे जाऊँगा। तो आपने कहा 600 रुपये तो बहुत ज़्यादा है। तो उसने कहा यही है, मार्केट में रेट यही है, आप कहीं पे भी तलाश करो। नेगोशिएट करके आप उसे लेकर आए 500 रुपये में। 500 रुपये में क्यों लाए? क्योंकि वो वर्कर भी वेल अवेयर था कि मार्केट की रेट 500 रुपये। अगर उस मज़दूर को मार्केट के बारे में, देश की स्थिति के बारे में, लोगों के बारे में पता नहीं होता तो वो 100, 200, 300 रुपये में काम करने लग जाता। कई ऐसे लोग भी होते हैं जिन्हें पता नहीं होता कि उनका वर्थ कितना, उन्हें कितना पैसा मिल सकता है, तो वो कितने कम पैसे में ऐसे ही काम करने लग जाते हैं। पर जैसे जैसे उन्हें समझ में आता है ना कि मेरी तो बहुत इंपॉर्टेंस है या मार्केट में ये रेट चल रही है। एक लेडी थी, घरों में काम करना शुरू किया, एक घर में काम करने में लगी, 200 रुपये में लग गई, बर्तन झाड़ू पोछा सब कर रही थी। थोड़े दिन में उसे समझ में आया कि झाड़ू पोछा बर्तन की तो बहुत वैल्यू है। तो उसने सोचा कि इस काम को तो छोड़ो, दूसरी जगह ढूंढो जहाँ कम से कम 1000 रुपये महीना मिल जाए। उसको इकोनॉमिक्स समझ आ गई कि कैसे पैसा अर्न किया जाएगा, मार्केट कैसा चल रहा है। यहाँ लिखा है इम्पॉर्टेंस टू लेबरर्स, इकोनॉमिक्स टेल्स अ वर्कर वाई ही गेट्स अ पर्टिकुलर अमाउंट एज वेजेस, उसे क्यों ये वेजेस मिल रही है और इतने पैसे क्यों मिलेंगे। नाइदर मोर और लेस, एंड हाउ द अमाउंट ऑफ वेजेस कैन बी इंक्रीज्ड, और पैसे कैसे बढ़वाने ये भी उसे मालूम है। आपकी भाई है ना, काम गंदा करने लग जाती है, लेट आने लग जाती है, छोड़ने की धमकी देने लग जाती है, उसे पता है पैसे बढ़ाने के ये रास्ते हैं। मीनिंग टू से कि लेबरर नोज कि if he'll work efficiently, if he'll give more output with less cost, तो his wages will be increased। अगर भाई अच्छा काम करेगी, बढ़िया काम करेगी तो अपने आप पैसे बढ़ेंगे। तो यही इकोनॉमिक्स है। फिर लिखा है यूजफुल टू पॉलिटिशियंस, इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो यूजफुल टू पॉलिटिशियंस एंड स्टेट्समैन। इट अप्राइजेज द प्रैक्टिकल सोल्यूशन ऑफ करंट economic problem and also suggests their correct solution. It teaches statesmen ways and means of running the finances of the government. सरकार के पैसे को कैसे हैंडल करना है। कांग्रेस आती है, जब बीजेपी सरकार में होती है तो कांग्रेस बोलती है इन्होंने सारा पैसा बर्बाद कर दिया, इन्होंने देश का विकास नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। जब कांग्रेस पावर में होती है तो बीजेपी ये बातें बोलती है। कुल मिला के फाइनेंस तो मैनेज हो ही नहीं रहा है प्रॉपर्ली। इकोनॉमिक्स बहुत अच्छी है, हमारे देश में बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हुए हैं, पहले भी थे और अभी भी हैं, पर करप्शन की वजह से उतना रिजल्ट नहीं मिल पा रहा। फिर लिखा है यूज टू सोशल रिफॉर्मर्स, ये जो समाज सेवा का काम करते हैं ना, इनको मुद्दा चाहिए, हड़ताल पे बैठने का, अखबार में आने का, आंदोलन करने का। तो ये मुद्दे कहाँ से आते हैं? इकोनॉमिक प्रॉब्लम से, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस मेकिंग। कुछ नहीं तो नर्मदा नदी को साफ करने के लिए पैसा नहीं लगाया, आंदोलन पे बैठ गए। So economics give vision to social reformers also, कि उन्हें कौन सी इकोनॉमिक प्रॉब्लम के लिए स्टेप्स लेने हैं, कौन सी इकोनॉमिक प्रॉब्लम दूर करनी है। जैसे आजकल सारे सोशल रिफॉर्मर्स एक जगह लगे हुए, लड़कियों को पढ़ाओ, लड़कियों को आगे बढ़ाओ। इकोनॉमिक प्रॉब्लम, लड़कियां पढ़ेगी तो देश में एजुकेशन लेवल बढ़ेगा, लड़कियां काम करेगी, एजुकेशन लेवल बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो इनकम जनरेशन होगा, इनकम जनरेशन होगा तो नेशनल इनकम बढ़ेगी। और एजुकेटेड जनरेशन से आने वाली जनरेशन भी एजुकेटेड होती जाएगी तो ओवरऑल देश का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। यहाँ लिखा है
यूजफुल टू सोशल रिफॉर्मर्स हैव वन मेन एम, नेमली टू इंक्रीज द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। वो काम ही कर रहे समाज सेवा, समाज की सेवा, कैसे समाज को अच्छा बनाना है, बेहतर बनाना है। मैनी ऑफ द इकोनॉमिक इश्यूज कैन बी सॉल्व बाय सोशल रिफॉर्म्स। फॉर एग्जाम्पल मूवमेंट अगेंस्ट कास्ट सिस्टम, डाउरी, ड्रिंकिंग, ओवर पॉपुलेशन। आजकल अखबार में बहुत देखने को मिल रहा है, शराब के ठेकों के अगेंस्ट लेडीज़ ने आंदोलन बोल रखा है, दुकानें नहीं खोलने देते शराब की। सोशल रिफॉर्मर्स एक्सेप्ट टू द फाइंडिंग ऑफ इकोनॉमिक्स इन सच केसेस एंड बेस देयर एक्शन ऑन देम। वो सोशल रिफॉर्मर्स ये देखते हैं इकोनॉमिक्स में कहाँ कहाँ हमारे देश की इकोनॉमी में क्या क्या चीज़ें गलत हो रही है और उसके बेसिस पे अपना आगे का एक्शन लेते हैं। सोसाइटी के लिए काम किया। अगर आप और हम इकोनॉमिक्स समझेंगे, इकोनॉमिक्स का हमें ज्ञान होगा, तो हम कोशिश करेंगे कि हमारी सोसाइटी का ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट हो, सोसाइटी के रिसोर्सेज का बेस्ट यूज़ हो। इसका एक एग्जांपल बताती हूँ। हमारे यहाँ लोग अनएजुकेटेड होते हैं, तो अगर वो पार्क में जाएंगे, पब्लिक प्लेसेस में जाएंगे तो उसे नुकसान पहुँचाएंगे। लोग एजुकेटेड हैं, लोग समझदार हैं, इकोनॉमिक्स समझते हैं, तो उन्हें पता है कि ये चीज़ें स्केयर्स हैं, तो वो उसे सेव करने की कोशिश करेंगे, उसे कम से कम नुकसान पहुंचाएंगे। यहाँ लिखा है यूजफुल टू सोसाइटी। देयर आर सर्टेन इकोनॉमिक इश्यूज विच आर ऑफ डायरेक्ट इंटरेस्ट टू सोसाइटी। फॉर एग्जाम्पल इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन। अगर आप और हम इकोनॉमिक्स समझेंगे तो हम ये समझ पाएंगे हमें कैसे टैक्स प्लानिंग करनी है, किस हिसाब से हमारी इनकम है, किस हिसाब से खर्च करना है, ताकि हम टैक्स का भी अपना मैनेजमेंट कर सके। डेवलपमेंट ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज़, कैसे छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट होना है, क्योंकि ये अगर सरकार सारी चीज़ों को प्लान करके चलेगी, सोसाइटी भी इन चीज़ों को समझेगी कि हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड है, हमें अपना डेवलपमेंट करना है, तो अपने आप बिजनेसेस डेवलप होंगे। कॉटेज इंडस्ट्रीज़ बढ़ेगी। रिमूवल ऑफ डिस्पैरिटीज़ इन इनकम एंड वेल्थ, अमीरी गरीबी का डिफरेंस खत्म होगा। इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी खत्म, गरीबी खत्म होगी, अनएम्प्लॉयमेंट खत्म होगा। सोशल सिक्योरिटी बढ़ेगी। सोशल सिक्योरिटी मतलब लोगों की इनकम बढ़ेगी। इनकम बढ़ेगी, आदमी ग्रोथ, रिसोर्सेज बढ़ाने की सोचेगा, सेविंग करेगा, तो आदमी सिक्योर्ड रहेगा। एंड द लाइक इफेक्ट द सोसाइटी एज अ होल। Economics studies these issues in the light of welfare of society and gives its unbiased opinion। ये सारी चीज़ों की स्टडी इकोनॉमिक्स में की जाती है और एक ओपिनियन दिया जाता है कि देश, या एक डिसीजन लिया जाता है कि देश के हित में क्या है या हमें क्या करना चाहिए जो सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए हो। फिर लिखा है बेसिस फॉर वेलफेयर इकोनॉमिक्स। हम जहाँ पर भी वेलफेयर की बात करते हैं, जहाँ कहीं पे भी मैनकाइंड की बात करते हैं, वहाँ सब जगह रोल आ जाता है इकोनॉमिक्स का। यहाँ लिखा है इकोनॉमिक्स स्पेशली माइक्रो इकोनॉमिक्स प्रोवाइड बेसिस फॉर वेलफेयर इकोनॉमिक्स। मेन एम फॉर अस इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज। हम हमारे जो लिमिटेड रिसोर्सेज है उनका कैसे बेस्ट यूज़ करें, कैसे अपना सेटिस्फैक्शन ज़्यादा से ज़्यादा रखें। इट इज़ प्राइस थ्योरी विच गाइड एंड हेल्प्स इन अचीविंग द एम। इसमें पूरा ध्यान, पूरा जो एम है वो हमारा प्राइस थ्योरी का है। ये लाइन मैं भी नहीं समझा रही हूँ, प्राइस थ्योरी क्या है और कैसे बात करते हैं हम आगे पढ़ने वाले। अभी आप सिर्फ इतना सा समझें कि जब हम वेलफेयर की बात करते हैं तो देश में लोगों के भले की जब हम बात कर रहे हैं तो हमें इकोनॉमिक्स का ही ध्यान रखना पड़ेगा कि अच्छे प्रोडक्ट्स, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स रीज़नेबल रेट पे लोगों को अवेलेबल हो, ताकि लोगों का डेवलपमेंट हो, लोगों की सेविंग्स बढ़े, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़े। और यही कुछ प्राइस थ्योरी है जो हम पढ़ेंगे आगे बात करें। एक वर्ड पूछती हूँ मैं आपसे कि What do we mean by economy? Economy. जब हम इकोनॉमी बोलते हैं, इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द वर्ड कंट्री। जब हम किसी देश के सोशल, कल्चरल, जोग्राफिकल एरिया टर्म्स में बात करते हैं तो हम इस्तेमाल करते हैं वर्ड कंट्री। लेकिन जब हम किसी कंट्री के, किसी देश के इंडस्ट्रियल सेटअप की, कैसे वहाँ इनकम जनरेट हो रही है, खर्च हो रही है, उसके बारे में बात कर रहे हैं, मॉनेटरी एस्पेक्ट के लिए बात कर रहे हैं, तो वी यूज़ वर्ड इकोनॉमी। यही कारण है चैनल्स लाइक आज तक, इंडिया टीवी, एबीपी न्यूज़, ये लोग सब इस्तेमाल करते हैं वर्ड लाइक भारत देश। एंड वर्ड चैनल्स लाइक एनडीटीवी बिजनेस, जी बिजनेस, सीएनबीसी, ऑल दोस बिजनेस चैनल्स दे यूज़ वर्ड इकोनॉमी, क्योंकि वो जो चैनल पे पूरी बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं सारा बिजनेस एंगल से, जबकि जो आज तक वाले और ये बात कर रहे हैं सारी बात कर रहे हैं सोशल एंगल से, इसलिए भारत देश वर्ड इस्तेमाल। इसका एक एग्जांपल और बताती हूँ। जब बजट आता है हमारा, तो जब बजट आता है तो जितने भी टीवी चैनल वाले होते हैं ये सब एक वर्ड यूज़ करते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही अच्छा बजट है,
मतलब सारे चैनल भारतीय अर्थव्यवस्था बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उस समय वो बात सारे चैनल्स पे लाइव टेलीकास्ट हो रहा है बजट का, और सारे चैनल्स उस समय हमारे देश के मॉनेटरी, फाइनेंशियल, इंडस्ट्रियल एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं। तो इकोनॉमी क्या है? वो सिस्टम किसी भी देश का जिसमें लोग पैसा कमाते हैं, अर्निंग जनरेट करते हैं, दैट इज टर्म्ड एज इकोनॉमी। और वो इनकम जनरेट करके कैसे इस्तेमाल करनी है, दैट इज इकोनॉमिक्स। तीन ही बातें हैं इकोनॉमिक्स के लिए, मीन्स लिमिटेड है, वांट्स अनलिमिटेड है, और उन वांट्स जो मीन्स हमारे पास है वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए उनके ऑल्टरनेटिव यूजेस है। देखो क्या लिखा है, मीनिंग ऑफ एन इकोनॉमी, द वेल नोन इकोनॉमिस्ट A.G. Brown डिफाइंस एन इकोनॉमी एज सिस्टम बाय विच पीपल गेट देयर लिविंग। अंडरलाइन कर लीजिए, गेटिंग ए लिविंग मीन्स अर्निंग एन इनकम। Production generates income, so all production units located within geographical area are collectively called an economy. क्योंकि जो भी इनकम जनरेट हो रही है वो किससे जनरेट हो रही है? इंडस्ट्रीज से। इसलिए मैं ये बोल रही हूँ इकोनॉमी हम कब बोलते हैं? जब हम इंडस्ट्रियल बेस की बात करते हैं तो हम इकोनॉमी वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। Thus an economy consists of all the sources of employment and production. इसलिए जब हम इकोनॉमी वर्ड बोल रहे हैं तो उसमें सारा सर्विस सेक्टर, प्रोडक्शन सेक्टर सब आ गया जहाँ से इनकम जनरेट हो रही है देश में। For instance, Indian economy refers to the old collection of old production unit. इसको old word काट के आप all कर लीजिए, all collection of all production units like agriculture farms, factories, workshop, banks, mines, railways, schools, hotels, hospitals, government and private offices etc. मेरे ख्याल से ये सब चीज़ें हैं जो इनकम जनरेट कर रही है। Located in the domestic territory of India, within India, क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं? इंडियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। फिर लिखा है व्हाट इज इकोनॉमिक्स अबाउट। हमने पढ़ा है इकोनॉमिक्स क्या है? चॉइस मेकिंग। स्केर्सिटी में आप कैसे चॉइस मेकिंग करते हो, कैसे प्रायोरिटीज सेट करते हो, कैसे अपनी वांट सेटिस्फाई करते हो, दैट इज इकोनॉमिक्स। यहाँ लिखा है व्हाट इज इकोनॉमिक्स अबाउट। इकोनॉमिक्स इज अबाउट मेकिंग चॉइसेस इन द प्रेजेंस ऑफ स्केर्सिटी। द टू टर्म्स चॉइस एंड स्केर्सिटी आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड रिप्रेजेंट सम यूनिवर्सल ट्रूथ। लाइक ये बोल रहा है दोनों चीज़ें लिमिटेड, दोनों चीज़ें इंटर रिलेटेड है। अगर स्केर्सिटी नहीं होती तो चॉइस मेकिंग की प्रॉब्लम भी नहीं होती। स्केर्सिटी है इसलिए चॉइस मेकिंग की प्रॉब्लम है। यहाँ स्केर्सिटी है इसलिए चॉइस मेकिंग की प्रॉब्लम है। अगर आपके पास पैसा होता सारी वांट सेटिस्फाई करने के लिए तो आपको कुछ चूज़ ही नहीं करना पड़ता। लड़कियाँ कम है, लड़के ज़्यादा हैं। स्केर्सिटी है इसलिए चॉइस मेकिंग है। ऑप्शंस बहुत सारे हैं इसलिए लड़कियों के नखरे ज़्यादा हैं। और अगर बराबर होती है, स्केर्सिटी नहीं होती तो ये प्रॉब्लम भी नहीं होती है, लड़कियाँ ज़्यादा होती तो भी प्रॉब्लम नहीं होती। तो स्केर्सिटी गिव्स राइज टू द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस मेकिंग एंड प्रॉब्लम ऑफ चॉइस मेकिंग इज टर्म्ड एज इकोनॉमिक प्रॉब्लम। उसे ही हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम बोल रहे हैं। वही प्रॉब्लम, वही इकोनॉमिक्स की बेस है। हम इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ रहे हैं? इस प्रॉब्लम ऑफ चॉइस मेकिंग के लिए पढ़ रहे हैं। यहाँ लिखा है Does an economy consist of all economics is about making choices in the presence of scarcity. Underline कर लीजिए। The two terms choice and scarcity are very important and represent some universal truth like unlimited wants, limited means and alternative uses. With wants being unlimited and resources being scarce, one has to make choice as to which want should be satisfied immediately. कौन सी want अभी satisfy होगी, कौन सी बाद में satisfy होगी. It is scarcity which has given rise to problem of choice. Therefore, it is rightly said scarcity and choice go together. जहाँ पे भी स्केर्सिटी है वहाँ पर चॉइस है, वहाँ पे हमें डिसाइड करना है कि हमें पहले क्या करना है और बाद में क्या करना है। अगर आपके पास टाइम अनलिमिटेड होता तो आपको कुछ प्लान करने की ज़रूरत नहीं थी कि मैं पहले ये करूँगा, पहले वहाँ ये बाद में ये करूँगा। टाइम लिमिटेड है, टाइम इसलिए हमारे लिए टाइम वैल्यूएबल है, इसलिए हमें प्रायोरिटी सेट करनी पड़ती है। पहले हमें कौन सा काम करना है और बाद में हमें कौन सा काम करना है। आगे बढ़े, बात करें स्केर्सिटी। व्हाट इज स्केर्सिटी? स्केर्सिटी मीन्स कमी, लिमिटेड एडिशन, किसी चीज़ का लिमिटेड होना। लिखा है स्केर्सिटी सिंपली मीन्स शॉर्टेज ऑफ सर्टेन कमोडिटी। अंडरलाइन कर लीजिए, शॉर्टेज ऑफ सर्टेन कमोडिटी। और अगर इकोनॉमिक सेंस में बोले तो हम ये बोल सकते हैं किसी भी कमोडिटी की, किसी भी चीज़ की लिमिटेड सप्लाई को हम स्केर्सिटी बोल रहे हैं। मैं सनलाइट को हटा दूँ और एयर को हटा दूँ, बाकी सब चीज़ें हमारे पास लिमिटेड है। सब चीज़ों में चॉइस मेकिंग है, सब चीज़ों में इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। पढ़े
In economic sense, it means limitation of supply of a commodity in relation to its need. Scarcity gives rise to economic problems and is universal. Resources are said to be scarce when they are not available in sufficient quantity to satisfy all human wants. हम तब scarce बोलते हैं resources को जब हमारे पास इतने resources available नहीं हैं कि हम सारी wants को satisfy कर सकें. If they had been available, अगर हमारे पास resources होते तो there would not be any economic problem. तो ये subject भी नहीं होता और economic problem भी नहीं होती. ये जो फर्स्ट चैप्टर है इसमें बेसिकली हम पढ़ी यही बात रहे, रिपीटेडली हर टॉपिक में यही बात बार बार आने वाली है. वांट्स एंड्स आर अनलिमिटेड, मीन्स रिसोर्सेज आर लिमिटेड, मीन्स रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस. फिर लिखा है आगे, जब हम बात करें कि मनी जनरेशन, इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमी, तो किसी भी इकोनॉमी में सिस्टम जो मनी जनरेशन का है वो क्या है. तो 3 बेसिक काम किसी भी इकोनॉमी में किए जाते हैं. 3 बेसिक एक्टिविटीज़ आर देयर विच जनरेट इनकम, विच जनरेट मनी फ्लो इन द इकोनॉमी. फर्स्ट इज प्रोडक्शन, सेकेंड इज कंजम्पशन एंड थर्ड इज कैपिटल फॉर्मेशन. कैपिटल फॉर्मेशन को हम इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हैं. इसे मनी टर्म्स में समझे. मेरी सैलरी आई 1 लाख रुपए, यानी कितने रुपए का प्रोडक्शन है मेरे पास? 1 लाख रुपए का. 60,000 वी हैव कंज्यूम्ड, 40,000 वी हैव सेव्ड. सो 40,000 का क्या हो गया हमारे पास? कैपिटल फॉर्मेशन हो गया. 40,000 का हमारे पास इन्वेस्टमेंट हो गया. यही इनकम जनरेशन. अब ये जो 40,000 कैपिटल फॉर्मेशन हुआ, मैंने तो बैंक में जमा करा दिया, बैंक ने इसे इंडस्ट्रियलिस्ट को लोन दे दिया, पैसा वापस से इकोनॉमी में रन हो गया. उस पैसे से फिर प्रोडक्शन हुआ, प्रोडक्शन से फिर इनकम जनरेशन हुई, फिर सेविंग हुई. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, इकोनॉमिक सिस्टम, अर्निंग ऑफ मनी इज देयर. पढ़ें क्या लिखा है. इट रेफर्स टू दोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ विच एन इकोनॉमी मस्ट परफॉर्म फॉर इट्स सर्वाइवल एंड डेवलपमेंट. There are 3 basic activities: production, consumption and capital formation. Production, it is a process of creating goods and services and increasing the value of commodity or increasing the value of commodities already produced. या तो हम altogether goods and services बना रहे हैं, वो production है, या कोई बनी हुई चीज़ को की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, वो भी production है. हमने खेत में मिर्ची उगाई, प्रोड्यूस तो हो ही गई ना, मिर्ची है. हमने उसे सुखाकर लाल मिर्च पीस कर लाल मिर्च पाउडर बना दिया, वैल्यू 10 गुना बढ़ गई उसकी. हमने ऑलरेडी प्रोड्यूस्ड चीज़ को की वैल्यू बढ़ा दिया. इट इज़ ऑल्सो प्रोडक्शन, इट इज़ ऑल्सो जनरेटिंग इनकम. कंजम्पशन, इट रेफर्स टू यूजिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स डायरेक्टली. हम उन गुड्स एंड सर्विसेज को इस्तेमाल कर रहे हैं जो प्रोड्यूस हुए हैं अपनी वांट को सेटिस्फाई करने के लिए. फिर लिखा है कैपिटल फॉर्मेशन, इन्वेस्टमेंट. इट मीन्स एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ एन इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड. कैपिटल फॉर्मेशन मतलब जो हमारा कैपिटल स्टॉक है, यानी जो हमारे प्रोड्यूसिंग एसेट्स है उनको और बढ़ाना, यानी इन्वेस्टमेंट करना, यानी इंडस्ट्रीज़ में मशीन्स बढ़ाना, इन्वेस्टमेंट बढ़ाना. फिर आगे बढ़े. अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है इकोनॉमिक्स क्या है. ट्रेडिशनली 4 डेफिनेशंस चलती है. वेल डेफिनेशन वाज गिवन बाय एडम स्मिथ, नोन एज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स. उसका थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया गया वेलफेयर डेफिनेशन में, गिवन बाय अल्फ्रेड मार्शल. उसके बाद नया फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, एक नया कॉन्सेप्ट, नए तरीके से इकोनॉमिक्स सामने आई, जिसको आज भी हम फॉलो कर रहे हैं, गिवन बाय लियोनेल रॉबिन्स, कॉमनली नोन एज लॉर्ड रॉबिन्स, termed as science of scarcity definition. A bit modification in that was done by Professor Samuelson, जिन्होंने growth definition दिया. फिर हमने ये पढ़ा इकोनॉमिक्स हम क्यों पढ़ते हैं, थियोरिटिकल इम्पोर्टेंस भी है और प्रैक्टिकल. थियोरिटिकल तो हमारी एनालाइजिंग पावर बढ़ती है, इंटेलिजेंस बढ़ती है. प्रैक्टिकली हम जो भी करते हैं उसमें इकोनॉमिक्स काम आती है, क्योंकि हम कम एफर्ट्स में बेटर रिजल्ट्स लाने की कोशिश करते हैं. इकोनॉमी क्या होती है? किसी भी कंट्री का अर्निंग सेटअप, इनकम जनरेशन सेटअप को हम इकोनॉमी बोल रहे हैं. इकोनॉमिक्स क्या है? उस सेटअप में अनलिमिटेड वांट्स, लिमिटेड मीन्स और ऑल्टरनेटिव यूजेस में वर्कआउट करना. स्केर्सिटी क्या है? चीज़ों की शॉर्टेज. किसी भी इकोनॉमी को रन
करने के लिए कौन सी बेसिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती है? 3 बेसिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती है, प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड कैपिटल फॉर्मेशन। जो प्रोड्यूस होता है उसमें से जितना कंज्यूम हो गया बाकी देश की ग्रोथ में फिर ऐड ऑन हो जाता है, बाकी फिर इन्वेस्टमेंट में आ जाता है। नाउ ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम, मैंने आपको बोला था कि हम जो पूरा चैप्टर पढ़ रहे हैं इट इज़ रिवॉल्विंग अराउंड बेसिक 3 थिंग्स। वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड, मीन्स आर लिमिटेड, मीन्स हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। तो अभी हम क्या बात कर रहे हैं? इकोनॉमिक प्रॉब्लम मैंने पहले भी बताया है। अगर आप पीछे जाके स्कैर्सिटी की डेफिनेशन देखेंगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है? बेसिकली इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज़ द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस मेकिंग। इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज़ द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस मेकिंग। चॉइस मेकिंग किसकी? चॉइस मेकिंग ऑफ ऑल्टरनेटिव यूजेस, ऑल्टरनेटिव यूजेस ऑफ रिसोर्सेज। ये चॉइस मेकिंग की प्रॉब्लम ही इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। ये एक बच्चे को भी है, ये एक बड़े को भी है, ये एक कंट्री को भी है। एक छोटा बच्चा जब खिलौने की दुकान पे जाता है तो उसके फादर ने उसको कह दिया मैं कोई एक ही खिलौना दिलाऊंगा, रेंज इज 200 रुपीज़, 200 रुपये के अंदर यू हैव टू फाइनलाइज द टॉय विच यू वांट टू परचेज। रिसोर्सेज आर लिमिटेड। अब उस बच्चे के पास उस टॉय शॉप पे ही इज हैविंग सो मेनी ऑप्शंस, सो ही हैज़ टू चूज कौन सा उसे सबसे ज़रूरी टॉय चाहिए, कौन सा उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉय वो चाहता है। तो ही हैज़ टू मेक चॉइस इन दैट इज़ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। आपकी पॉकेट मनी लिमिटेड है, महीना शुरू होने से पहले, पॉकेट मनी मिलने से पहले बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग में खड़ी होती हैं, ये करूँगा, ये करूँगा, ये करूँगा। तो यू हैव टू मेक चॉइस कि वेयर यू वांट टू स्पेंड योर पॉकेट मनी। सेम इज़ द प्रॉब्लम विद योर पेरेंट्स, दे हैव लिमिटेड सैलरी and they have to choose the options, which requirements of the family are to be fulfilled first and which problems are to be fulfilled on secondary stage. Same is the problem with our state government, same is the problem with our central government. They have limited money, they have limited resources, and they have to choose which requirements of which state are to be fulfilled first and which requirement of which states are to be fulfilled later on. पढ़े एक बार नोट्स में। It is basically the problem of making choice in the use of scarce resources. हमने भी यही बोला था। It is a problem of choice making. This can be explained with the help of an example. To satisfy biological needs and improve the standard of his living, a man wants thousands of goods and services like food, clothes, house, shoes, books, pen, furniture, scooter, TV set, educational and medical, recreational facilities. But the income he earns is not so much as to purchase all the goods and services. He cannot satisfy all wants with his scarce means. So he compelled to pick and choose only more urgent wants, leaving less important wants unsatisfied. हमने भी यही बात किया था कि किसी भी पर्सन को अपना लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए, अपनी लाइफ जीने के लिए बहुत सारे सामानों की ज़रूरत होती है और उन सामानों को ख़रीदने के लिए उसके पास पैसे लिमिटेड है, वो अपनी सारी ज़रूरतों को सेटिस्फाई नहीं कर सकता। सो ही हैज़ टू चूज़ कि वो कौन सी ज़रूरतें पहले पूरी करे और कौन सी रिक्वायरमेंट्स को बाद में पूरा करे। डिपेंड करता है उसकी कौन सी ज़रूरत अर्जेंट है और कौन सी ज़रूरत कम अर्जेंट है। मेरे ख्याल से कुछ नया नहीं था, हम जो अभी तक डिस्कस करते आ रहे हैं वही चीज़ लिखी हुई है, क्योंकि ये रॉबिन्स की डेफिनेशन का ही एक्सटेंशन, उसी का एनालिसिस हम पढ़ रहे हैं। आगे लिखा है इसमें लाइक एन इंडिविजुअल अ सोसाइटी, जैसे मैंने अभी बोला था जैसे आपको और मुझे प्रॉब्लम है ऐसे समाज को भी है, ऐसे स्टेट गवर्नमेंट को भी है, ऐसे सेंट्रल गवर्नमेंट को भी है। इसलिए यहाँ यही लिखा है, पढ़ो। Like an individual, a society as a whole also faces the economic problem. A society requires thousands and thousands of goods like house, roads, factories, dams, canals and other means of irrigation, transportation and so on. As against it, an economic resource which are used to produce goods and services are limited. जैसे आपको और हमें रहने के लिए सामान चाहिए, जूते, रोटी, कपड़ा, मकान वगैरह वगैरह, सरकार को वैसे ही आप लोगों के लिए इरिगेशन फैसिलिटीज़, रोड्स, डैम्स, ब्रिजेस ये बनाना है। इतना पैसा नहीं है कि सरकार सारी सब चीज़ें रेडी कर दी आपके लिए।
सरकार के सामने भी उन चीज़ों को बनाने के लिए जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है. सो इट क्रिएट्स द नीड फॉर मेकिंग बेस्ट यूज़ ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज बाय एलोकेटिंग देम जुडिशियसली. अंडरलाइन कर लीजिए, इट क्रिएट्स नीड फॉर मेकिंग बेस्ट यूज़ ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज बाय एलोकेटिंग देम जुडिशियसली. For this the economy must make choices. इसके लिए इकोनॉमी को चॉइस करना पड़ेगा, इकोनॉमी को चॉइस मेकिंग की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी. चॉइस मेकिंग किस बात की? रोड पहले ज़रूरी है, डैम पहले ज़रूरी है, ब्रिजेस पहले ज़रूरी है, या इरिगेशन फैसिलिटी पहले ज़रूरी है. फिर लिखा है thus for an economic problem is the problem of resource allocation or making choices in the use of scarce resources. इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्यों अराइज होती है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम फिर वही 3 बातों की वजह से अराइज होती है. पहला कारण, वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड. फर्स्ट रीजन, वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड. वॉन्ट्स को हम एंड्स भी बोलते हैं. इन इच्छाओं को पूरा करने के लिए रिसोर्सेज आर लिमिटेड. रिसोर्सेज को हम मीन्स बोलते हैं, और इन रिसोर्सेज के बहुत सारे ऑल्टरनेटिव यूजेस है. रिसोर्सेज हैव यानी मीन्स हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस. ये ऑल्टरनेटिव यूजेस है, इसलिए चॉइस मेकिंग की प्रॉब्लम है, और चॉइस मेकिंग की प्रॉब्लम को हमने क्या बोला? इकोनॉमिक प्रॉब्लम बोला. देखो क्या लिखा है, हाउ डज एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज, यानी कॉजेज क्या है इकोनॉमिक प्रॉब्लम में. क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स, व्हाट आर द रीजंस ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, हाउ इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइजेस. आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डिफाइन स्कैरसिटी, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स. हमें वो राइटिंग स्किल हमारे अंदर होनी चाहिए. डिफाइन बेसिक एक्टिविटीज़, प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड कैपिटल फॉर्मेशन. हियर इट इज़ रिटन, हाउ डज इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज. कॉजेज क्या क्या है, मेरे ख्याल से आपको दिख रहा होगा, तीनों सेम चीज़ें लिखी हुई है. ह्यूमन वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड. Multiplication of human wants is the basic fact of life. There is no end to human wants, since as one is satisfied, many other crop up, and this goes on endlessly. Human जो wants हैं, आपकी और मेरी जो इच्छाएं हैं, ये मल्टीप्लाई होती जाती है. मल्टीप्लाई होती जाती है मतलब आपको मोबाइल चाहिए था, बहुत दिन से आपने रट लगा रखी थी घर पे, मुझे मोबाइल चाहिए, मोबाइल चाहिए, मोबाइल चाहिए. जिस दिन मम्मी ने मोबाइल दिला दिया, अगले दिन से बाइक चाहिए, बाइक चाहिए, बाइक चाहिए. हमारी वांट्स एक वांट सेटिस्फाई होती है, 2 नई अराइज हो जाती है, 2 सेटिस्फाई होती है, 4 नई अराइज हो जाती है. तो पहली बात, ह्यूमन वांट्स एंडलेस है, मल्टीप्लाई होती रहती है, बढ़ती रहती है. अच्छा, एक नेचर और बताती हूँ ह्यूमन वांट्स का. ह्यूमन वांट्स का एक नेचर और है कि एक बार आपकी वांट सेटिस्फाई हो गई, इसका मतलब ये नहीं है वो ख़त्म हो गई. दे कीप ऑन अराइजिंग रिपीटेडली. They keep on arising repeatedly means once your want is satisfied, there is no surety कि it is not going to arise again. It will arise again. एक बार आपको मोबाइल चाहिए था, खूब जिद किया, आपने मोबाइल ले लिया. इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मोबाइल का किस्सा अब हमेशा के लिए ख़त्म हो गया. वॉट इज सेटिस्फाइड. 6 महीने बाद आपने फिर रट लगा ली, ये तो मोबाइल आउटडेटेड हो गया, वर्जन चेंज हो गया, ये हो गया, अब तो नए एंड्रॉयड फ़ोन आ गए, ये हो गया, फिर से नई रट, वापस रट शुरू हो गई, मोबाइल. तो हुआ क्या, जो वांट्स नहीं थी मोबाइल मिलने के बाद जो वांट्स अराइज हुई वो तो अपनी जगह थी, मोबाइल की भी दोबारा अराइज हो गई. सो ह्यूमन वांट्स गेट ऑन मल्टीप्लिकेटिंग, दे कीप ऑन इंक्रीजिंग endlessly. Once one want is satisfied, many other crop up. Also they repeat themselves, re-arise. Here it is written, luckily wants differ in intensity और urgency. एक अच्छी बात यह है कि इंटेंसिटी और अर्जेंसी अलग अलग होती है. अगर मम्मी कहेगी मैं बाइक मोबाइल में से एक ही चीज़ दिलाऊंगी, तो जो आपको अर्जेंट होगा आप वो लोगे. अगर सारी अर्जेंट होती तो बहुत मुश्किल हो जाता. कैसे हैंडल करते हैं हम. This fact enables a man to arrange his wants in order of preference and make choice among different wants in order of urgency. इसमें एक लाइन ऐड कर लीजिए, आप लिखें
ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड जहाँ लिखा हुआ है, इसमें आप लिखें ह्यूमन वांट्स आर रिपीटेटिव इन नेचर, साथ में एक लाइन जोड़ लीजिए, ह्यूमन वांट्स आर रिपीटेटिव इन नेचर, दे रीअराइज, फुल स्टॉप। ह्यूमन वांट्स आर रिपीटेटिव इन नेचर, दे रीअराइज, फुल स्टॉप। पहला पॉइंट हुआ वांट्स आर अनलिमिटेड। दूसरी बात करें मीन्स आर लिमिटेड। पढ़ें क्या लिखा है, means or resources to satisfy wants are limited. Goods and services which satisfy human wants are produced by an economy with its resources like land, labor, capital and enterprise. हमारी जो ज़रूरतें सेटिस्फाई करने के लिए जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं, ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से प्रोड्यूस होती है, या इसके लिए हमें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चाहिए। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हम सब समझते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमारे यहाँ लिमिटेड है। फिर लिखा है आगे, unfortunately such resources are limited as against the wants which are unlimited. In other words, resources are scarce in relation to need for them. 130 करोड़ का देश है हमारा, हमारे पास तो कोई भी चीज़ सफिशिएंट इतनी नहीं है सिवाय एयर एंड सनलाइट के कि हम उन 130 करोड़ लोगों की ज़रूरतों को पूरा कर सकें। हमारे पास सारी चीज़ें, चाहे अनाज हो, चाहे पानी हो, एवरीथिंग वी आर हैविंग scarcity in all fields. Resources are limited. Then means have alternative uses. Resources are not only limited but can be put to alternative uses also. For example, a plot of land can be used for farming, a playground, or for constructing a shopping center, or as dwelling units. In short, relative scarcity of means having alternative uses in relation to unlimited wants give rise to an economic problem. यही बात है, scarcity है, लिमिटेड रिसोर्सेज है, ऑल्टरनेटिव यूजेस है, इसलिए चॉइस मेकिंग है, और चॉइस मेकिंग है इसलिए इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। अगर मैं इसमें एग्जांपल दूँ, आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत सारे जो एग्रीकल्चरल लैंड थे वो ख़त्म होकर कॉलोनीज़ बनती जा रही है, अपार्टमेंट्स बनते जा रहे हैं। ज़मीन तो लिमिटेड है। पहले हमारे पास पॉपुलेशन कम थी, हमारी ज़रूरत फूड ग्रेन्स ज़्यादा था, तो हमने ज़मीन को खेतीबाड़ी के काम में लिया। आज कंट्री ओवर पॉपुलेटेड होती जा रही है, आज हमारे लिए ज़्यादा अर्जेंट नीड हो गई कि लोगों को रहने के लिए जगह मिले, लोगों को रहने के लिए घर मिले। सो नाउ द मोर अर्जेंट नीड इज़ टू हैव शेल्टर। तो लोगों ने क्या किया, खेतों को दे यूज्ड दैट लैंड ऑन प्रायोरिटी रिक्वायरमेंट, और मोर अर्जेंट नीड दैट इज़ दे आर बीइंग कन्वर्टेड इनटू रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स, कॉलोनीज एंड ऑल। फिर आगे बढ़े, एक टॉपिक लिखा है आपके पास नोट्स में, इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज। इकोनोमाइजिंग मतलब ऑफ रिसोर्सेज का मतलब, हमने इकोनॉमिक प्रॉब्लम की, इकोनॉमिक की बात किया, सब जगह हम बात कर रहे हैं चॉइस मेकिंग। तो इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज, चॉइस मेकिंग ऑफ रिसोर्सेज। बस कैसे चॉइस मेकिंग, कि उन रिसोर्सेज का हम बेस्ट यूज़ करें। बेस्ट यूज़ करें मतलब लेस वेस्टेज हो। तो मैं इसको बोल सकती हूँ इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज मीन्स मेकिंग बेस्ट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। और मैं इसको कह दूँ लीस्ट वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। देखो क्या लिखा है इसमें, इट मीन्स मेकिंग द बेस्ट यूज़ ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। In other words, it implies optimum utilization of existing resources. The need for economizing judicious use. इसकी spelling ठीक करें, it is judicious use of resources arises because resources are scarce, that is limited in relation to demand. अब हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। अभी तक हम बात कर रहे थे इंडिविजुअल लेवल से समझने की कोशिश कर रहे थे, आपके और मेरे एंगल से समझने की बात कर रहे थे। अभी भी बात हम उस इकोनॉमिक प्रॉब्लम की ही कर रहे हैं, चॉइस मेकिंग की ही कर रहे हैं। लेकिन जब वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम कोई इकोनॉमी फेस करती है तो वो उस इकोनॉमी की मेन प्रॉब्लम्स बन जाती है। इसलिए अब हम बात करें कि किसी भी इकोनॉमी की मेन प्रॉब्लम्स क्या होती है। मेन प्रॉब्लम्स को ही हमने नाम दिया सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। Here it is written सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। मैं हमारी कंट्री की बात करूँ, रिसोर्स में हम एक चीज़ ले लें, मान लीजिए किसी भी एक रिसोर्स से चले तो शायद हमें ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। लेट अस टेक इट मनी, फाइनेंस। रुपया तो सरकार के पास लिमिटेड है, 29 स्टेट्स आर देयर, 7 यूनियन टेरिटरीज आर देयर, सब मांग रहे हैं पैसा सरकार से। राजस्थान कहता है हमें भी इतने रुपए का फंड चाहिए,
पंजाब कहता है हमें भी फंड चाहिए, यूपी को भी फंड चाहिए, गवर्नमेंट को डिसाइड तो करना पड़ेगा किसको कितना पैसा दे। इतनी योजनाएं सरकार की चल रही, बालिका योजना, वृद्धा योजना, ये योजना, वो योजना, डैम्स की योजना, इलेक्ट्रिसिटी की योजना, इरिगेशन की योजना, तो सब में पैसे तो चाहिए। तो सरकार को डिसाइड करना पड़ेगा कि किस में कितना पैसा सरकार को डालना है। तो किसी भी इकोनॉमी की बेसिक प्रॉब्लम्स, मेन प्रॉब्लम्स कौन कौन सी होती है? सबसे पहले रिसोर्सेज का अलोकेशन कैसे किया जाए, रिसोर्सेज का अलोकेशन कैसे किया जाएगा। एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, सालाना बजट आता है हमारा, वो जब गवर्नमेंट बजट बनाती है तो वो क्या है, बजट क्या है, सरकार बता रही है सरकार के पास कितना पैसा है और सरकार उस पैसे को किसको कितना अलोकेट कर रही है, सरकार किसको कितना पैसा दे रही है। किसको कितना पैसा दे रही है का मतलब सरकार किस योजना में कितना पैसा, यही घोषणाएं होती है उसमें, इस स्टेट को इतना पैसा जाएगा, इस योजना में इतना पैसा सरकार दे रही है, इस काम के लिए इतना पैसा दे रही है, इस काम के लिए इतना पैसा दे रही है, यानी दैट इज अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। दूसरी मेन प्रॉब्लम गवर्नमेंट की आ जाती है एफिशिएंट एंड फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। गवर्नमेंट ने एलोकेट तो कर दिया पर गवर्नमेंट को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि रिसोर्सेज कहीं वेस्ट ना हो। जिस काम के लिए सरकार ने जितने रिसोर्सेज लगाए हैं उसका बेस्ट यूज़ और बेस्ट आउटपुट निकले। सेकंड प्रॉब्लम, क्योंकि वेस्टेज होगा तो देश का फिर नुकसान है, देश पीछे जाएगा। थर्ड प्रॉब्लम, सिर्फ रिसोर्सेज को इस्तेमाल करना गवर्नमेंट का टारगेट नहीं होता, ग्रोथ भी होनी चाहिए, नहीं तो हम सिर्फ कमाएंगे और खाएंगे, तरक्की कैसे करेंगे। इसलिए अगली प्रॉब्लम है कि ग्रोथ भी होनी चाहिए नेशन की। ग्रोथ ऐसे हो कि आदमी का डेवलपमेंट हो, आपका और हमारा लिविंग स्टैंडर्ड बढ़े, आपका और हमारा डेवलपमेंट हो। तो लास्ट एंड मेन प्रॉब्लम इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगर ये तीन चीज़ें सही हो गई तो अपने आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाएगा। अगर ये तीन प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट अपने आप इकोनॉमी का हो जाएगा। वन बाय वन बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज की। रिसोर्सेज गवर्नमेंट के पास अलोकेटेड है, अलोकेशन रिसोर्सेज गवर्नमेंट के पास लिमिटेड है। गवर्नमेंट को ये देखना है कि किसको कितने रिसोर्सेज अलोकेट किए जाए, किसकी कितनी रिक्वायरमेंट है। तो गवर्नमेंट सबसे पहले ये देखती है व्हाट टू प्रोड्यूस, यानी जो रिसोर्सेज है उस पैसे, उस रिसोर्स को से क्या बनाया जाए। क्या पैसे बालिका योजना में दिए जाएं, क्या उससे डैम्स बनाए जाए, उससे ब्रिजेस बनाए जाए, उसे इरिगेशन के लिए दिया जाए, उससे इलेक्ट्रिक पोल्स बनाए जाए, उससे विंड मिल्स बनाई जाए, उससे स्कूल्स बनाए जाए, हॉस्पिटल्स बनाए जाए, इंडस्ट्रीज सेटअप की जाए। तो पहले तो ये देखा जाएगा व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाया जाए। दूसरा ये देखा जाएगा कैसे बनाया जाए, हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाया जाए का मतलब दो रास्ते हैं किसी भी काम को करने के, या तो मशीनों से काम करवा लो या लोगों से काम करवा लो। वी कॉल इट लेबर इंटेंसिव एंड कैपिटल इंटेंसिव। हमारी कंट्री में पॉपुलेशन ज़्यादा है तो हमें कंपैरेटिवली लेबर सस्ता मिलता है, इसलिए वी गो फॉर लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स। अगर कैपिटल लेबर कम है, लेबर महंगी है और हमारे पास मशीनें ज़्यादा है तो हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक अपनाएंगे। इसका एक एग्जांपल बताती हूँ। रिसेंटली एक न्यूज़पेपर में आर्टिकल आया था कि जापान ने कार डिज़ाइन किया है, नाउ वी विल हैव ड्राइवरलेस कार्स, और जल्दी ही ड्राइवरलेस कार्स मार्केट में आ जाएगी। तो लोगों की उस पर रिएक्शंस थे, अच्छा है ड्राइवरलेस कार आ जाएगी, वैसे हम ड्राइवर की चिक चिक से परेशान हैं। तो इंडियन न्यूज़पेपर्स ने उसे इंटरप्रेट किया कि अगर ये ड्राइवरलेस कार्स आ गई तो इंडिया में इतना % बेरोजगारी हो जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा, क्योंकि इतने सारे ड्राइवर्स बेरोजगार हो जाएंगे। क्योंकि हमारी कंट्री में पॉपुलेशन ज़्यादा है, इसलिए हमें तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स अपनानी पड़ेगी हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स नहीं अपना सकते। एक और एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए एक रेस्टोरेंट है, एक होटल है। आजकल तो रोटी बनाने की मशीन्स भी आने लगी, चपाती बनाने की। आप उसमें कच्चा आटा डालो, पानी डालो, डो बनेगा और रोटी चपाती बन के बाहर आ जाएगी। अब होटल वाले को चूज़ करना है वो रोटी बनाने के लिए आदमी रखे या मशीन लगाए। उसने एनालाइज किया कि मशीन जितने की है उसके कंपैरिजन में आदमी फिर भी सस्ता पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि आदमी, हमारे यहाँ पॉपुलेशन है, हमारे पास लोग अवेलेबल है, आदमी आएगा, सुबह आएगा, शाम को जाएगा, 4 काम और करेगा, सिर्फ रोटी बनाने का काम नहीं करेगा, 4 एक्स्ट्रा काम और भी करवाएगा, 4 और हेल्प करेगा। रोटी बनाने की मशीन है कि एक ही काम करेगी, सिर्फ रोटी बनाना।
तो हेयर वे ही इज़ चूजिंग बिटवीन लेबर इंटेंसिव एंड कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। हमारी सरकार को, हमारी इकोनॉमी को तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक ही अपनानी पड़ेगी। लेबर इंटेंसिव अपना रही है तभी नरेगा में रोजगार दे रही है, तभी नरेगा योजना में सरकार एम्प्लॉयमेंट दे पा रही है लोगों को। नरेगा योजना में क्या है, कहीं कोई रोड बना लेते हैं, कहीं कुछ कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं ताकि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता रहे, और 100 डेज़ का जो सरकार का कमिटमेंट है वो लोगों को देते हैं। तो हाउ टू प्रोड्यूस, इट इज़ चॉइस बिटवीन लेबर एंड मशीन्स। थर्ड बिग क्वेश्चन इज फॉर whom टू प्रोड्यूस। फॉर whom टू प्रोड्यूस मीन्स किसके लिए बनाए। अगर किसानों को ज़रूरत है तो किसानों के हिसाब से चीज़ें बनेगी, अगर इंडस्ट्रियलिस्ट को ज़रूरत है तो इंडस्ट्रियलिस्ट के हिसाब से चीज़ें बनेगी, अगर हमारे देश के जो एलीट क्लास है उनको ज़रूरत है तो उसी हिसाब से बनेगी। इसका समझाती हूँ। मीडियम क्लास, लोअर मीडियम क्लास के लिए तो सरकार ने रोडवेज़ बनाया, उस समय रोडवेज़ की ज़रूरत ज़्यादा थी। जब रोडवेज़ और रेलवेज़ डेवलप हुआ तो एयरवेज़ बनाया गया, क्योंकि वो लेस अर्जेंट था, बाद में बनाया गया फॉर एलीट क्लास, फॉर लग्जरी क्लास। इसको एक और एंगल से हम समझ सकते हैं कि जब रिसोर्स अलोकेट किए जाते हैं, गवर्नमेंट अपने रिसोर्सेज को यूज़ करती है, तो पहला सरकार तय करती है व्हाट टू प्रोड्यूस। अभी तो हमारे यहाँ प्राइवेट सेक्टर वर्क करता है, हम वे बैक टू इंडिपेंडेंस जाएं, जब हमारे यहाँ सब चीज़ें गवर्नमेंट के हाथ में थी, प्राइवेट हैंड्स में चीज़ें नहीं थी, सरकार ही लोगों के लिए सारे सामान बना रही थी। तो सबसे पहला क्वेश्चन गवर्नमेंट के सामने होगा व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाया जाए। तो जब इंडिपेंडेंस हुआ था हमारी कंट्री का, उस समय हमारे यहाँ पर इतनी अमीरी नहीं थी, इतना पैसा लोगों के हाथ में नहीं था। पीपल वर नॉट हैविंग बेसिक फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर। So that time the question was to produce food, clothing and shelter and not the luxurious goods like coolers, ACs, fridge and all. पहले कूलर, फ्रिज ये सब लग्जरी हुआ करते थे, आज ये नेसेसिटी है। तो सरकार को ये भी तय करना होता है, इकोनॉमी में ये भी प्रॉब्लम होती है कैसे गुड्स बनाए जाए, बेसिक रिक्वायरमेंट वाले गुड्स बनाए जाए, लग्जरियस गुड्स बनाए जाए, सिविल गुड्स बनाए जाए या डिफेंस वाले गुड्स बनाए जाए। 1965-1971 में जब वॉर हुआ इंडिया में, तो सारा सिविल प्रोडक्शन रोक दिया गया था और सारी जो इंडस्ट्रीज थी, सारी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स थी, दे वर प्रोड्यूसिंग फॉर डिफेंस सेक्टर। उस समय हमारे देश की प्रायोरिटी, रिसोर्सेज तो लिमिटेड थे, तो उस समय हमारी प्रायोरिटी हमारा डिफेंस सेक्टर डेवलप होना था, उसे मजबूत करना ज़रूरी था। फॉर whom टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस अगेन किसके लिए बनाया जाए, मिडिल क्लास आदमी के लिए बनाया जाए, लोअर मिडिल क्लास के लिए बनाया जाए, अपर क्लास के लिए। इंडिया में पहले जब लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड कम था, लिविंग स्टैंडर्ड डाउन था, तो फूड क्वालिटी, प्रोडक्ट क्वालिटी वैसी ही हुआ करती थी। जैसे जैसे हमारे यहाँ लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ने लगा, वैसे वैसे हमारे यहाँ प्रोडक्ट्स की क्वालिटी भी इम्प्रूव होती चली गई, वैसे वैसे हमारे यहाँ पर उस तरह के प्रोडक्ट्स मार्केट में आने लग गए। तो किसके लिए बनाया जाए। इंडिया में आज भी जो मैक्सिमम प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं वो एक मिडिल क्लास को ध्यान में रख के बनाए जाते हैं, क्योंकि मैक्सिमम ऑफ आवर पॉपुलेशन इज़ अ मिडिल क्लास पॉपुलेशन। इसका एग्जांपल मैं आपको समझाती हूँ कि एक प्राइवेट उससे समझते हैं, नॉट फ्रॉम द गवर्नमेंट एंगल। डोमिनोज़ का एग्जाम्पल लेते हैं। डोमिनोज़ इज़ फेमस वर्ल्ड वाइड फॉर इट्स बीफ पिज़्ज़ाज एंड देर कॉस्टली टू। But when Domino's was entering Indian market, that time it had to decide it on कि for whom to produce, what to produce and how to produce. इंडिया में लेबर सस्ती मिल रही थी, मशीनों के साथ से ज़्यादा लेबर का यूज़ किया गया, फुल्ली ऑटोमेटिक प्लांट नहीं लगाया गया। हाउ टू प्रोड्यूस, जबकि इसका बाहर फुल्ली ऑटोमेटिक प्लांट भी है डोमिनोज़ के। व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाया जाए। पिज़्ज़ाज ही बनाए जाएंगे, ऑब्वियसली पिज़्ज़ाज बनाए जाएंगे, लेकिन वहाँ पे क्वेश्चन था इंडिया में बीफ को प्रेफर नहीं किया जाता, सो इट चेंज द होल रेंज ऑफ पिज़्ज़ाज। उन्होंने सारे अपने बीफ पिज़्ज़ाज को हटाया और दे इंट्रोड्यूस द वेज पिज़्ज़ाज इन द मार्केट। हाउएवर डोमिनोज इज नॉट हैविंग वेज पिज़्ज़ाज एनीवेयर इन द वर्ल्ड एक्सेप्ट इन इंडिया। हियर वेज पिज़्ज़ाज आर प्रिपेयर्ड and non-veg pizzas are also there, but they are not beef pizzas. For whom to produce, बहुत कॉस्टली होते हैं डोमिनोज़ के पिज़्ज़ाज अगर हम बाहर, इंडिया के बाहर खा रहे, लेकिन जब वो इंडियन मार्केट में एंट्री ले रहे थे तो उन्हें पता था कि लोगों की पेइंग कैपेसिटी मिडिल क्लास में है। अगर वो बहुत कॉस्टली या अपनी बाहर वाली रेंज के हिसाब से पिज़्ज़ाज रखेंगे तो यहाँ पे उनके पिज़्ज़ाज नहीं बिकेंगे। सो इट चेंज्ड इट्स
whole price range. Whole price range was prepared as per the Indian paying capacity. अगर आज हम 400 हमारे लिए तो अभी भी वो थोड़े से रेंज अप ही होती है डोमिनोज और इनके पिज़्ज़ास की, पर फिर भी ओकेजनली वी विजिट पिज़्ज़ा हट एंड डोमिनोज एंड ऑल. अगर यही पिज़्ज़ा 400-500 की जगह 1000-2000 रुपये का होता तो शायद आप और हम इतना ओकेजनली भी नहीं जाते. So this was a solution of a private organization for what to produce, how to produce, for whom to produce. Similarly, government also decides take all its decisions for how to produce, for whom to produce and what to produce. पढ़े notes में. The problem of making choices among alternative uses of resources is called the basic or central problems of an economy. Underline कर लीजिए, यहाँ पर भी वही लिखा है choices of alternative uses, and definition is same which was there in economic problem. But economic problem can be yours, mine or anyone else. But central problem of an economy, we are talking about the country only. Here it is written, such problems are common to all economies, whether it is a capitalist economy, socialist economy and or mixed economy. 3 economies के नाम है हम सब जानते हैं. कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, दैट इकोनॉमी इन विच एवरीथिंग इज देयर इन प्राइवेट हैंड्स. प्राइवेटाइजेशन, फुल्ली प्राइवेटाइजेशन इज देयर, लाइक USA, UK. Socialist economy, where everything is in the hands of government. Earlier China and Russia were socialist economy, but now it is not found practically. Third is mixed economy. It is very commonly found, mixed economy, where some of the things are in private hands and some of the things are in the hands of government. So there are 3 sectors, 3 types of economies: capital economies, which are completely private economies; socialist economy, where everything is in the hands of government; and mixed economies, जहाँ पे कुछ चीज़ें गवर्नमेंट के हाथ में, कुछ चीज़ें पब्लिक हैंड्स के. लाइक इंडिया. इंडिया में 3 चीज़ें, कार गवर्नमेंट के हाथ में, बाकी सब प्राइवेटाइज्ड है. कार का मतलब करेंसी, C. A एटॉमिक एनर्जी, R करेंसी हो गया, एटॉमिक एनर्जी हो गया, R इज रेलवेज. ये 3 चीज़ें गवर्नमेंट के हाथ में, बाकी सब चीज़ों का प्राइवेटाइजेशन हो गया. एवरी नाउ एंड देन वी आर लिसनिंग अबाउट प्राइवेटाइजेशन ऑफ रेलवेज के होगा, प्राइवेटाइजेशन होगा. तो मे बी प्राइवेटाइजेशन रेलवेज का हो जाए, पर ये 2 चीज़ें ऐसी जिनका शायद ही प्राइवेटाइजेशन कभी हो, करेंसी एंड एटॉमिक एनर्जी, क्योंकि बिकॉज बोथ आर बहुत प्रेशियस एंड इन बोथ द थिंग्स हाई लेवल ऑफ सिक्योरिटी एंड सीक्रेसी इज टू बी मेंटेन्ड. सो हियर इट इज रिटन नेक्स्ट. It is a universal problem. The central problem of an economy are, first लिखा है the problem of allocation of resources. इसमें वही 3 बातें लिखी है, what to produce and in what quantities, how to produce, for whom to produce. The problem of efficient and fuller utilization of resources, the problem of growth of resources, the problem of economic development. पढ़े नोट्स में आगे. The problem of allocation of resources. An economy has to allocate its scarce resources in such a way that serves best the needs of the society. It is a choice problem. It includes, पहला लिखा है what to produce and in what quantities. ब्रैकेट में लिखा है the problem of production of commodities. An economy has to make choice between consumer goods, that is clothes, shoes, sugar, wheat, and producer goods like tools, machine, equipments, etc. जब भारत आज़ाद हुआ था, इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, उस समय हमारे सामने कंज्यूमर गुड्स बनाना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, रोटी कपड़ा और मकान, एज़ कम्पेयर टू प्रोड्यूसर गुड्स, मशीनरी एंड ऑल. क्योंकि जब तक लोगों को बेसिक नेसेसिटी पूरी नहीं होगी तब तक हम प्रोड्यूसर गुड्स कैसे प्रोड्यूस करते हैं. इसलिए हमें इम्पोर्ट्स पे डिपेंडेंट थे, इसलिए हमारे पास हम सारी टेक्नोलॉजी बाहर से लाते थे. दूसरा लिखा है लग्जरी गुड्स, कार, टीवी सेट, VCR, एंड नेसेसरी गुड्स, फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर. Civil goods, cloth, pen, pencil, meat, and military goods, guns, aircrafts. Public goods, parks, government school, government dispensary, and private goods, residential building, private schools, private hospitals. Here the guiding principle is to allocate resources in the way that generate maximum aggregate utility. हम allocation जो भी करेंगे वो ऐसे करेंगे जिसमें हमें सबसे ज़्यादा benefit मिले.
जिसमें सबसे ज़्यादा यूटिलिटी हो। आप ये देखें कि हम कहीं पर भी चले जाएं, छोटे से छोटे कस्बे में, छोटे से छोटे गांव में, वहाँ हमें कुछ मिले ना मिले सरकारी स्कूल और सरकारी अस्पताल ज़रूर मिलता है, क्योंकि गवर्नमेंट को ये पता था कि पहले प्रायोरिटी पे इन चीज़ों को बनाना है। प्राइवेट सेक्टर तो वहीं काम करेगा जहाँ मुनाफा है, पर गवर्नमेंट ने पैसा इस तरीके से एलोकेट किया, गवर्नमेंट ने रिसोर्सेज को ऐसे एलोकेट किया कि हर जगह यूनिफॉर्मिटी से चीज़ें मिल सके, हर जगह यूनिफॉर्मिटी से एजुकेशन हो, हर जगह यूनिफॉर्मिटी से मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज हो।